आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 261। पुलिस ने बैठकर रवि और विहू की प्रशंसा की। ये दोनों बच्चे अद्भुत हैं। आप चौगुनी हैं। सभी बच्चों ने सिर हिलाया। उन्हें इतना प्यारा देखकर पुलिस ने बच्चों को एक पंक्ति में बैठने को कहा और उनके बयान लेने शुरू कर दिए। राजेश कपूर ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी दी और फिर जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। पुलिस ने विहू और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैं पूछता हूँ, किस बच्चे ने इसे पाया? विहू ने अपना हाथ उठाया। यह मैं हूँ। तुमने कैसे पता लगाया? विहू ने याद करते हुए कहा, मैंने अंदर कुछ देखा तो मैंने गौर से देखा। बस इतना ही। विहू ने सिर हिलाया। पुलिस ने उनकी प्रशंसा की। तुम सचमुच अच्छे बच्चे हो जिन्होंने खोई हुई चीजें लौटा दीं। तुम्हें पता था कि खोई हुई चीजें पुलिस अंकल के पास कैसे लानी हैं? वह तो कमाल है। जिन बच्चों की प्रशंसा की गई वे सभी थोड़े शर्मीले थे। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मामले की रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से आया और कहा कि उसने कुछ खो दिया है। ठंड का दिन था और वह आदमी बहुत पसीना बहा रहा था तथा बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कॉमरेड पुलिस अधिकारी, मैंने 40,000 रुपये से अधिक खो दिए। जिस पुलिस अधिकारी ने उसका स्वागत किया उसने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, अपना समय लो। आपने कितना पैसा खोया और कहाँ खोया? मध्यम आयु वर्ग का वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला है। 43,525 रुपये खो गए। यह एक काले प्लास्टिक बैग में था। ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित चौकोर पार्क में खो गया था। जिस पुलिस अधिकारी ने कॉल रिसीव की उसने पूछा, आपने इसे कैसे खो दिया? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बेंच पर सो रहा था। अस्पताल ने मुझे बुलाया और मैं जल्दी से वहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता कि यह चोरी हो गया या खो गया। जो भी संभावना हो, इसे वापस पाने की संभावना बहुत कम है। ये कहकर उस आदमी ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? यह मेरे बेटे की जीवन रक्षक धनराशि है। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत अच्छी नींद सोता हूँ, बहुत अच्छी नींद। जैसे ही वह बोल रहा था, अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। सभी लोग चौंक गए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा मत करो, हम पुलिस तुम्हारे पैसे वापस दिलाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत सशंकित था। क्या वे उसे ढूंढ पाएंगे? 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वह तो पक्का चला गया होगा। ये निश्चित नहीं है। क्या होगा यदि कोई इसे उठा ले और वह एक अच्छा इंसान हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आशा की एक किरण जगाई। क्या ऐसा होगा? पुलिस अधिकारी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हाँ, इस दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। स्वागत कक्ष में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। हर कोई देखने के लिए आया। राजेश कपूर और रिसेप्शन रूम में मौजूद पुलिस एक दूसरे को देखने लगे। कैसा संयोग है, यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति संभवतः इसका मालिक है। पुलिस अधिकारी पास आया और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह बिल किस अस्पताल का है और कितना था? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, ये 3rd हॉस्पिटल का बिल है। बिल 98,000 है। हाँ, ये सही है। पुलिसकर्मी ने अपनी पीठ के पीछे से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला और उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को थमा दिया। देखो, क्या ये कोई चीज़ है जो तुमने खो दी है? वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने बक्सा खोला और पैसे गिने तो पाया कि कुछ भी गायब नहीं था। मैं इतना खुश था कि मैं एक बच्चे की तरह हो गया और पुलिस के सामने घुटने टेकना चाहता था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हमें ये पैसा मिल गया है तो मेरे बेटे को दूसरी सर्जरी कराने का मौका मिलेगा। पुलिस ने उसे उठाया और एक तरफ ले जाकर देखा तो उसके पीछे राजेश खड़ा था। जिस व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए वह मैं नहीं, बल्कि यह छोटा भाई है। उसने आपके पैसे ले लिए और 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वहाँ इंतज़ार किया। जब आप नहीं आए तो वह हमें मामले की सूचना देने आया। क्या संयोग है, जब तुम आए तो वह बयान लेकर जाने ही वाला था। क्या ये भाग्य नहीं है? अधेड़ उम्र का आदमी राजेश कपूर के सामने घुटने टेकने ही वाला था। धन्यवाद छोटे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लोग निराश नहीं हैं। मैं दूसरों के प्रति कृतज्ञता की इस भावना को समझ नहीं सकता।
राजेश कपूर ने जल्दी से उस आदमी को उठाया और कहा, भाई ये पैसा मुझे नहीं मिला, ये तो मेरे बच्चे को मिला। दरअसल यह मामला, राजेश को बच्चों को बाहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खोई हुई संपत्ति वापस करने के सिद्धांत से अवगत कराने के लिए राजेश को उन्हें खड़े होकर दूसरों का धन्यवाद स्वीकार करने देना चाहिए। मेरे सामने बैठे अंकल को देखकर वह इतने आभारी थे कि लगभग रो पड़े। बच्चे एक दूसरे द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को महसूस करते हैं और रोना चाहते हैं, लेकिन वह बहुत खुश भी था, मानो उसने कुछ बहुत उल्लेखनीय काम किया हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यह नहीं पता था कि धन्यवाद उपहार के रूप में क्या दिया जाए। आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, आपको इसका इस्तेमाल बच्चे की जान बचाने में करना चाहिए। राजेश कपूर ने उसकी शर्मिंदगी देखी और हल्के से मुस्कुराए। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे अपना संपर्क विवरण दे दीजिए, मैं किसी दिन अस्पताल में बच्चे से मिलने आऊँगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया 177। एक दूसरे के पास अपनी संपर्क जानकारी छोड़ने के बाद वह व्यक्ति जल्दी से चला गया। राजेश वास्तव में जाकर देखना चाहता था, लेकिन बच्चों को कैसे रखा जाएगा। वह बच्चों को अस्पताल जैसी जगह पर नहीं ले जाना चाहता था। दूसरा पहलू, मीरा शर्मा और प्रिया की मुलाकात के बाद वे एक कैफे में गए। यहाँ दो खूबसूरत महिलाएं प्रतीक्षा कर रही हैं, जो मीरा शर्मा की उम्र की हैं। जिसके बाल छोटे हैं वह जो यी है, और जिसके बाल घुंघराले हैं वह जो यी का मित्र सोन त्यानेर है। जो यी मीरा शर्मा की हाई स्कूल की सहपाठी है। जो यी के माध्यम से सोन त्यानेर की मुलाकात मीरा शर्मा से हुई। दोनों व्यक्ति उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। प्रिया ने जो यी को धक्का देकर कहा, मुझे गले मत लगाओ, मैंने मेकअप किया हुआ है, अगर तुमने मेरा फाउंडेशन रगड़ दिया तो क्या होगा। दोनों ने व्हाट्सएप पर निजी बातचीत की। उनकी कारों की गति एक दूसरे से अधिक है तथा उनका गुस्सा एक दूसरे से अधिक खराब है। प्रिया और जो यी का व्यक्तित्व कुछ हद तक समान है। सोन त्यानेर और मीरा शर्मा का व्यक्तित्व कुछ हद तक समान है। मीरा शर्मा को छोड़कर जिन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया, प्रिया ने भी उनसे संपर्क किया। आपको ये जानना होगा कि शुरुआत में चारों के बीच संबंध अभी भी बहुत अच्छे थे। मीरा शर्मा ने कहा कि वह गायब हो जाएंगी और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो वह मुझसे संपर्क नहीं करेंगी। उन्हें नहीं लगता था कि वे नकली बहनें हैं, वे समझ सकते हैं कि क्या हुआ। इसके अलावा वे प्रिया जैसे करीबी दोस्तों से भी संपर्क नहीं रखते, इसलिए उनका रिश्ता प्रिया जितना गहरा नहीं है। जो यी ने घृणा का नाटक किया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, कौन तुम्हें गले लगाना चाहता है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, यार तुम मुझे व्हाट्सएप पर तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जब हम मिलते हैं तो इतने घमंडी हो जाते हो। जो यी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तुम्हें हथौड़े की तरह प्यार करता हूँ। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदूक। इसकी तुलना में मीरा शर्मा बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी थीं और उन्होंने जो यी और सोन त्यानेर का मुस्कुराकर स्वागत किया। प्रिया होने के योग्य है, मैं ये बात पहले ही कह दूं। आप लोग मीरा को जानते हैं, वह सामाजिक रूप से थोड़ी चिंतित रहती है। जो यी, अच्छा व्यवहार करो और मीरा को डराना बंद करो। जो यी हैरान था, मेरे साथ क्या गलत है। प्रिया हंसी, हमारी आखिरी मुलाकात को कुछ साल हो गए हैं, अब तो आप अकिना पर्वत के संचालक देवता हैं। जो यी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। एक दूसरे को चोट पहुंचाने देते हुए सोन त्यानेर ने मीरा शर्मा की ओर देखा और आह भरी। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। मीरा शर्मा ने जवाब दिया, आप अभी भी वैसे ही दिखते हैं जैसे मुझे याद था। सोन त्यानेर ने अपने बाल उठाए और कहा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी गंजा हूँ। मीरा शर्मा ने देखा तो पाया कि वह सचमुच पतला हो गया था। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह सामान्य बात है, क्या आजकल युवा लोग गंजे नहीं हो रहे हैं। जो यी मेरे पास आया और बोला, हाँ, अब सब कह रहे हैं कि मैं गंजा हो रहा हूँ, लेकिन मैं ताकतवर भी हो रहा हूँ, और संयोग से मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। सोन त्यानेर ने मीरा शर्मा के लंबे बालों को देखा और कहा, मुझे आपके इतने सुंदर बालों से बहुत जलन हो रही है। मीरा शर्मा, जो यी ने भी कहा, हाँ ये खट्टा है। प्रिया ने कहा, मुझे भी जलन हो रही है। फिर उसने कहा, त्यानेर तुम्हारा क्या है, मेरा देखा, मेरे बाल भी बहुत कम हो गए हैं। इसके अलावा मैं रोज क्लबिंग करने जाता हूँ,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे विग पहनना पड़ेगा। सोंग त्यानेर देखने के लिए आया और बोला, ये काफी गंभीर है। जो ही ने नाक भान सिकुड़ी, यह क्या है? आओ मेरे बालों का एक मुट्ठी भर लो। प्रिया चिल्लाई, ओह धिक्कार है, इतने सारे। जो ही, तीनों खूबसूरत लड़कियों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित होती है वह है बालों का झड़ना। कुआं, यदि आप इसी तरह चलते रहे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जो ही ने पूछा, मीरा तुम गंजी क्यों नहीं हो? ऐसा क्यों लगता है कि उसका गंजा होना सामान्य बात है? मीरा शर्मा के लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे और तीनों लोगों ने बारी बारी से उनके बालों को छुआ और देखा कि उनके बाल कितने घने हैं। उसके बालों पर टिप्पणी करें। जो ही और प्रिया चिल्लाए कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। आखिरकार उनके पास कोई अच्छी नींव नहीं है। ये बाल बहुत घने, चिकने, काले और चमकदार हैं। मीरा, तुमने ऐसा कैसे किया? जो ही को बहुत ईर्ष्या हुई। सोंग त्यानेर के लिए एक अकाउंटेंट होने की तुलना में अपने दम पर विज्ञापन की योजना बनाना सबसे कठिन काम है। प्रतिदिन देर तक जागना और सारी रात योजनाओं पर काम करना एक सामान्य बात है। जैसे ही मैं अपने बाल धोती हूँ वे गुच्छों में गिर जाते हैं। एक समय तो उसे लगा कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, लेकिन अस्पताल जाकर जांच कराने पर पता चला कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बाद में जब भी वह अपने बाल धोती तो उसे अकारण चिड़चिड़ाहट महसूस होती। मैंने बस अपने लंबे बाल छोटे करवा लिए ताकि नज़रों से ओझल हो जाऊं, दिमाग से भी ओझल हो जाऊं। मीरा शर्मा उलझन में दिखीं। मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता। मैं कोई खास शैम्पू नहीं चुनता। मैं बस सबसे आम शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ। आप इसे आजमा सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह बहुत अच्छा है। ये सुनकर प्रिया ने आह भरी। मुझे कारण पता है। जो ही और सोंग त्यानेर ने उग्रता से देखा। मीरा शर्मा भी हैरान हुई, क्या कारण है? प्रिया ने यह बात दिखावटी लहजे में कही, क्योंकि उसका पति उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करता है। उसे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल बच्चे के साथ खेलने की ज़रूरत है। हर दिन मैं बस खाता हूँ, सोता हूँ, काम करता हूँ और अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। चिंता क्या है? पैसा कमाना क्या है? उसे कुछ भी समझ नहीं आता। प्रिया ने अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया और खुद पर तरस खाने का नाटक करने लगा। हम जैसे अविवाहित लोगों की तरह कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। हम बाहर से राजकुमारियों की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से हमें किंग कांग जैसा होना पड़ता है। हर दिन काम और पैसे के लिए मैं खुद को मौत के घाट उतार देता हूँ। हर दिन मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और देर रात तक जागता हूँ। हमारे बाल नहीं झड़ते। किसके झड़ते हैं? ये सुनकर तीनों बोले। मीरा शर्मा ने सबसे पहले अपना असंतोष व्यक्त किया। क्या मैं बच्चे की देखभाल कर रही हूँ? इसके अलावा मैं अपने काम के कारण हर दिन बहुत चिंतित रहता हूँ। प्रिया का जवाब एक अकेले व्यक्ति के गुस्से से निकला हुआ लग रहा था। आपके पास तो आदमी है, हमारे पास क्या है? श्री कपूर हर दिन आपकी और आपके बच्चों की बहुत सावधानी से देखभाल करते हैं। आपको हमारे भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कपूर आपकी छोटी सी चिंता को सिर्फ एक चुंबन से हल कर सकते हैं। मीरा शर्मा अवाक रह गईं। खैर, मैंने वह दिन सचमुच बहुत चिंता मुक्त होकर बिताया। जब मैंने अपने बच्चे और पति की मुस्कान देखी तो काम की सारी चिंताएं गायब हो गईं। जो ली ने विषय का लाभ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मीरा एक खुशहाल जीवन जी रही है। तो फिर तियान, एर और मैं निश्चिंत हो सकते हैं। मीरा शर्मा मुस्कुराईं, उनके चेहरे पर मीठी खुशी छिपी नहीं रह सकी। प्रिया हंसते हुए बोली, तुम लोग नहीं जानते कि मीरा का पति कितना सुंदर है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया है ना? जो ली ने मुख्य शब्द समझ लिया, कितने? जुड़वां। प्रिया खिलखिलाकर हंसी, हमारी मीरा तो कमाल की है। ठीक है, जुड़वां बच्चे। तुम किसे नीचा दिखा रही हो? जो ही, सोंग त्यानेर। उन दोनों ने मीरा शर्मा की ओर देखा। वह, क्या ये 3 बच्चे हो सकते हैं? मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे ऐसी शर्मिंदगी का एहसास क्यों हो रहा है? प्रिया ने जब देखा कि मीरा शर्मा अवाक रह गई हैं तो वह जोर से हंस पड़ी। वैसे, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि मिस्टर कपूर और बच्चे पार्क में खेल रहे थे? क्यों न हम उन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए ले चलें? जैसे ही ये शब्द निकले, जो भी अधीरता से उठ खड़ा हुआ। कोट लेते समय उसने आग्रह किया।
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। जब वे पार्क पहुंचे तो राजेश और बच्चे पुलिस स्टेशन से लौटे ही थे। इतनी लंबी दूरी चलने के बाद मैंने बच्चे की पीठ को छुआ तो पाया कि उसे पसीना आ रहा था। राजेश कपूर ने उन्हें पसीने से तर तौलिए से ढक दिया। वे जिन खिलौनों से खेल रहे थे वे नए खिलौने थे जो उन्होंने यात्रा के दौरान खरीदे थे। पत्नी, हम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हैं। ठीक है, बच्चे और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो ये और सोंग तियानेर, जो मार्ग से परिचित थे, बिना अधिक प्रयास के बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। मैंने इसे केवल बरगद के पेड़ के नीचे लॉन में देखा था। एक बेहद खूबसूरत आदमी, जिसका आचरण साफ था और चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वह बच्चों के साथ खेल रही है और उसकी आंखें इतनी कोमल हैं कि उनसे आंसू टपक सकते हैं। कभी कभार उनके द्वारा दिखाई गई मुस्कुराहट बहुत ही सुंदर होती थी। शिशु 1, 2, 3, 4, उनमें से 4 हैं। यद्यपि बच्चे 1 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं दिखते थे, फिर भी जो ये और सोंग तियानेर सहज ज्ञान से बता सकते थे। वे मीरा शर्मा के पति और बच्चे हैं। उनका अनुमान जल्द ही सही साबित हुआ। उस आदमी को कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा और फिर अपने आसपास के बच्चों से कुछ कहा। बच्चों ने एक के बाद एक अपना सिर उठाया और खुशी से दौड़ पड़े। दौड़कर मां को पुकारना। जो ये और सोंग तियानेर ने गहरी सांस ली, चौंक गए। विहू दौड़कर मीरा शर्मा की बाहों में कूद गया। मैं अपनी मां के साथ पैसा कमाने के अपने अनुभव को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मां, हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। पिताजी ने कहा कि हम इसे नहीं ले सकते और हमें इसे वापस देना होगा। तभी तनु भी दौड़कर आए और जवाब देने के लिए दौड़ी। पिताजी ने कहा कि कोई बीमार है और उसे पैसे की ज़रूरत है। वह चाचा जो पैसे खो चुका है, रो रहा है। अवी ने गुस्से में कहा, हमने पुलिस को भी देखा, वे बहुत खूंखार थे। रिया आए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मीरा शर्मा को गले लगा लिया। माँ, रिया को आपकी याद आती है। मीरा शर्मा को मोटे तौर पर समझ आ गया कि उनकी बातचीत के बीच क्या हुआ था। विभिन्न तरीकों से बच्चों की प्रशंसा करें। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये पैसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना वह चाचा चिंता से क्यों रोएगा, है ना? आज आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मम्मी आपको शाबाशी देती हैं। आओ माँ, तुम्हें चूम लें। जो ये और कियाओकीर ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे और मनमोहक होते हैं। प्रिया नीचे बैठ गई और बोली, आओ आओ और अपनी गौडमदर को चूमो। मीरा शर्मा ने उसे थपथपाते हुए कहा, तुमने मेकअप किया हुआ है। तभी प्रिया को याद आया और वह थोड़ी निराश हुई। ओह छोड़ो, मैं बाद में इसे ठीक कर लूँगा। जो ये और सोंग तियान एक छोटे स्वर्गदूतों को गले लगाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे अभी तक स्वयं को नहीं जानते। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हाय बच्चों, हम तुम्हारी माँ के दोस्त हैं। मैं आंटी जो हूँ और यह आंटी सोंग है। मीरा शर्मा ने बच्चों की ओर सिर हिलाकर कहा, हाँ वे सभी मम्मी के अच्छे दोस्त हैं। तनु सबसे प्यारी है। मैं तनु हूँ, आंटियाँ बहुत सुंदर हैं। जो ये और सोंग तियानेर नीचे बैठ गए और उसकी ओर देखने लगे। ये छोटा सा मुंह शहद जैसा है, ये सचमुच बात करना जानता है। दूसरा बच्चा भी बहुत सुंदर है। ये देखकर कि तनु शर्मीली नहीं थी, जो ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ आंटी? तनु ने पहल करते हुए खुद को उसकी बाहों में डाल लिया और प्यार से कहा, आंटी आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये छोटा सा बच्चा बहुत कोमल और हड्डी रहित है और उसे अपनी बाहों में पकड़ना बहुत आरामदायक लगता है। अरे, मैं सचमुच ऐसी ही एक नन्ही परी को जन्म देना चाहती हूँ। सोंग तियानेर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने विहू को देखा, जो अभी तक सबसे अधिक जीवंत थी। बेबी, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं विहू हूँ, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? हुर्रे, प्रिया ने मजाक में कहा, क्या तुम लालची हो? तुम जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना चाहते हो? जो ही इसे छोड़ नहीं सकी। उसने तनु के कपड़े ठीक किए और प्रिया को घूरा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। राजेश कपूर को आते देख जो ही ने धीरे से पुकारा, अरे मीरा, तुम्हारा पति तो बहुत सुंदर है। फिर उन्होंने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, लेकिन ये तो मेरे आदर्श से थोड़ा ही खराब है। सोंग तियानेर ने देखा। दूर से वह सिर्फ इतना देख पा रही थी कि वह एक खूबसूरत लड़का था। अब उसे करीब से देखने पर वह सचमुच बहुत सुंदर लगता है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसका फिगर भी बहुत अच्छा है।
और यह स्वभाव बिल्कुल अद्भुत है। हवा के साथ एक हल्की सी सुगंध भी आती है, बहुत विशेष और बहुत अच्छी खुशबू। राजेश कपूर ने एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में खिलौना पकड़ा हुआ था और जूही और सोनत्यानेर की ओर हल्के से सिर हिलाया। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये है जूही और ये है सोनत्यानेर। यह मेरे पति राजेश हैं। मीरा शर्मा की आंखें चमक उठी जब उन्होंने राजेश का परिचय कराया। राजेश कपूर ने अपने मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से बोला, सभी को नमस्कार, मैं मीरा शर्मा का पति राजेश हूँ। नमस्ते। जूही ने मीरा शर्मा को कंधे से धक्का दिया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते, मैंने मीरा से सुना है कि आप लोग नए साल के बाद तक चेन्नई में ही रहेंगे। जादुई शहर अब बहुत बदल गया है। मैं तुम्हें बाद में एक अच्छे दौरे पर ले चलूंगा। आज मैं इतनी जल्दी में था कि बच्चों के लिए कोई उपहार नहीं ला पाया। अगली बार मैं ज़रूर उनके लिए उपहार लाऊंगा। उसके बगल में बैठे सोनत्यानेर ने भी सिर हिलाया। मीरा शर्मा हंसी, तुम दोनों बहुत विनम्र हो रहे हो। जूही ने हंसते हुए कहा, मैं देर से आए इसलिए मुझे नंबर 1 गौडमदर का पद नहीं मिला। दूसरी गौडमदर का ये पद मेरा ही होना चाहिए। तो ये बैठक उपहार अपरिहार्य होना चाहिए। मीरा शर्मा ने और कुछ नहीं कहा। तो फिर मैं आपको पहले ही धन्यवाद देती हूँ। जूही ने अपना सेल फोन निकाला और समय देखा। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बच्चों ने मुझे बहुत धन्यवाद दे दिया है। देर हो रही है, मुझे वापस जाकर अपने प्रोजेक्ट प्लान पर काम करना है। किसी दिन जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम लोगों को डिनर पर ले चलूंगा। प्रिया चिंतित थी, तो फिर तुम्हें जल्दी करना होगा, मुझे नए साल से पहले मुंबई वापस जाना है। जूही ने हंसते हुए कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? प्रिया ने अपनी मुट्ठी उठाए और कहा, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें एक मुक्का से मार डालूंगी। जूही ने कहा, बच्चों इसे देखो, उन्हें बुरी चीजें सीखने मत दो। प्रिया ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली और ठंडी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे रात का खाना खिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो कोशिश करके देखो। जूही ने कांपने का नाटक किया और घमंडी दिख रहा था। यो, मैं बहुत डर गया हूँ। प्रिया ने उसके होठों को मोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जूही नीचे झुका और बच्चों को अलविदा कहा। आंटी जा रही हैं, अगली बार मिलते हैं, अलविदा। बच्चों ने हाथ हिलाकर एक स्वर में कहा, अलविदा आंटी। सोनत्यानेर मुस्कुराया और बोला, मैं भी जा रहा हूँ। अलविदा बच्चों, अलविदा आंटी। चलते चलते वे दोनों चर्चा करते रहे। सोनत्यानेर ने पूछा, सबवे या टैक्सी? जूही ने सिर हिलाया, अगर मेरे पास टैक्सी लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं मेट्रो ले लूंगी। मैंने महीने की शुरुआत में 20,000 रुपये से ज़्यादा की एक नोटबुक खरीदी थी। मैं इतना गरीब हूं कि अब मिट्टी भी नहीं खा सकता। जूही एक योजनाकार है और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक कंप्यूटर 10,000 या 20,000 रुपये का होता है। सोनत्यानेर और जूही दोनों अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों से आते हैं। चेन्नई, जो एक प्रथम श्रेणी का शहर है, में उनके माता पिता एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं। सबसे अच्छे से तो नहीं, लेकिन सबसे बुरे से बेहतर। कम से कम मेरे पास कई मिलियन की बचत तो है। मीरा शर्मा को यह सभा बहुत अच्छी लगी। शायद एनलान की उपस्थिति के कारण उन सभी ने एक दूसरे के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा समय बिताया, बिना किसी अजनबीपन का एहसास किए। प्रिया ने पूछा, मैं टहलने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजेश कपूर ने समय देखा और कहा, नहीं, मुझे वापस जाकर खाना बनाना है। बच्चे भूखे होंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सहायक अभिनेता विहू ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। पिताजी, विहू भूखा है। प्रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। देखें कि कर्मचारी लाभ के लिए क्या उपयुक्त होगा और लोगों का दिल जीतने के लिए कुछ खरीदें। जब मैं घर पहुंचा तो लता शर्मा और विजय शर्मा अभी तक वापस नहीं आए थे। मीरा शर्मा बच्चों के साथ लिविंग रूम में रहीं और उन्हें बुलाती रहीं। पिताजी, क्या आप रात के खाने के लिए वापस आ रहे हैं? खाने के लिए वापस मत आना, ठीक है? माँ, पिताजी आज रात भोजन के लिए घर नहीं आ रहे हैं, आप क्या करेंगी? ओह, तुम वापस खाने नहीं आ रहे हो? तो जल्दी वापस आ जाओ। फोन रखते ही मीरा शर्मा रसोई की ओर चिल्लाईं। प्रिय, माँ और पिताजी रात के खाने के लिए घर नहीं आ रहे हैं, इसलिए चलो नूडल्स ही खा लेते हैं। किचन से राजेश कपूर की आवाज़ आई, ठीक है,
वयस्कों और शिशुओं दोनों ने टमाटर अंडा नूडल्स खाया। अंतर केवल इतना है कि बेबी टमाटर को ब्लेंडर में पीसकर पेस्ट बना लिया जाता है। अंडों को नरम और चिकना होने तक तला जाता है, फिर परोसा जाता है और बच्चों के खाने के लिए उपयुक्त टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उनके नूडल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उन्हें चावल के चम्मच से खाया जा सके। बच्चों के लिए रात का खाना तैयार करने के बाद राजेश कपूर ने प्रत्येक छोटे कटोरे में भोजन भर दिया और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। लीजिए, वयस्क नूडल्स तैयार हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजेश ने बच्चों के लिए कमल और चिकन का सूप बनाया। शाम तक प्रत्येक बच्चे ने कुछ न कुछ पी लिया और बस इतना ही हुआ। बच्चों को खाने में कोई परेशानी नहीं हुई, सिवाय तीसरे बच्चे के, जो थोड़ा धीरे धीरे खाता था, लेकिन सभी का व्यवहार अच्छा था। रात्रि भोजन के बाद लता शर्मा वापस आ गईं। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ। ओह, दादी वापस आ गई हैं। क्या तुम खुश हो? देखो दादी ने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। डैंग डैंग डैंग, खिलौना। क्या तुम्हें ये पसंद है? उसकी जेबों में बहुत सारे खिलौने थे। जैसे ही इसका अनावरण हुआ, सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। ये लो, ये अवी का है, ये विहू का है। खिलौने वितरित करने के बाद लता शर्मा ने निर्देश दिए, जब आप खेलना समाप्त कर लें तो आप बारी बारी से खेल सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं। विहू ने खिलौना लिया और लता शर्मा को बताया कि उसने आज कैसे पैसे बटोरे। उन्होंने बातचीत शुरू की और अन्य बच्चे लता शर्मा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। आप और मैं एक ही समय पर बात कर रहे थे। अनुमान और बातचीत के माध्यम से लता शर्मा ने इसे मोटे तौर पर समझ लिया। लता शर्मा बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने पोते पोतियों को प्यार से गले लगा लिया। तुमने सही किया। हम वह पैसा नहीं ले सकते जो हमारा नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल भी जाए जो हमारी नहीं है, तो भी हम उसे उसके मूल मालिक को लौटा देंगे। यदि किसी दिन आप कोई वस्तु या पैसा खो दें, तो क्या आप यह आशा नहीं करेंगे कि कोई आपको वह वापस लौटा देगा? जब हम उनकी ओर देखते हैं, तो हम ये भी आशा करते हैं कि हम भी उनके जैसे बन जाएं। लता शर्मा जानती थीं कि वे अभी छोटे हैं और शायद उनकी बात समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चों को शिक्षित करना कभी भी जल्दी या देर से करने के बारे में नहीं रहा है। बच्चों ने अपने खिलौने उठाए और खेलने के लिए लिविंग रूम की ओर दौड़ पड़े। लता शर्मा बैठ गईं और थकी हुई सांस लेने लगीं। मीरा शर्मा ने एक गिलास पानी डाला। माँ, थोड़ा पानी पी लो। लता शर्मा ने अपना गला गीला करने के लिए कुछ घूंट लिए और फिर बोलना जारी रखा। आज एक कला कंपनी हमारे साथ दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहती है। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ और मैं कीमत पर भी सहमत नहीं हुआ हूँ, लेकिन वे एक पैसा भी भुगतान किए बिना इसे मुफ्त में प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरा कीमती समय बर्बाद करने की हिम्मत कहाँ से मिली। लता शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और विजय शर्मा को फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन आया और विजय शर्मा ने अपना मुंह खोला, वह बकवास करने लगे। पत्नी, लता शर्मा का स्वर ठंडा हो गया। आप कहाँ हैं? उसने ध्यान से सुना और कई परिचित आवाज़ें सुनी और उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। कब तक लौटेगी? विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, चलो थोड़ी देर और खेलते हैं। 1 घंटे में घर चलेंगे। लता शर्मा ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। मीरा शर्मा विजय शर्मा की ओर से बोलने आईं। शायद पिताजी सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं और बाहर नहीं जा सकते। माँ, हमें उनका अधिक ध्यान रखना चाहिए। लता शर्मा ने अपनी आंख के कोने से राजेश कपूर की ओर देखा और फुसफुसाईं। मैंने अंदर तुम्हारे अंकल मेई की आवाज़ सुनी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं निश्चिंत हो सकता हूँ? मीरा शर्मा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तो मैं राजेश कपूर से कहूँगी कि वह पापा को वापस ले आए। लता शर्मा ने उसे धीरे से बोलने का इशारा किया। राजेश कपूर को मत जाने देना, वरना वह तुम्हारे अंकल मेई से संपर्क नहीं कर पाएगा। मीरा शर्मा को लगा कि यह बात सही है और उन्होंने लता शर्मा से आग्रह किया। माँ, तो फिर आपको कोई ढूंढना चाहिए। वैसे क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? लता शर्मा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐप निकाले। इसे खोलकर चलाने पर विजय शर्मा का स्थान पता चल गया। लता शर्मा उठी और प्रिया के पिता को बुलाया। राजेश की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और उसने माँ बेटी के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। लता शर्मा के जाने के बाद उसने पूछा, अंकल मेई को क्या हुआ? मीरा शर्मा हैरान हुई। पति जी, क्या आपने सुना?
सोफे पर, मैं इसे कैसे नहीं सुन सकता। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, अंकल मेई मेरे पिताजी के बिजनेस पार्टनर हैं और हम सहपाठी हुआ करते थे। शुरू में मुझे स्लॉट मशीन वगैरह खेलना पसंद था, फिर यह नियंत्रण से बाहर हो गया। वह मुझे कुछ बार मेरे पिता के साथ खेलने के लिए भी ले गया और 1 मिलियन से अधिक हार गया। मेरी माँ को बाद में तब इसका सुराग मिला जब उन्होंने स्थानांतरण रिकॉर्ड देखा। बाद में मेरे पिताजी को अंकल मेई से बातचीत करने से रोक दिया गया। उस दौरान मेरी माँ उन पर कड़ी नज़र रखती थीं और हर समय उनका हालचाल पूछती रहती थीं। अंकल मेई के पास मूलतः 100 मिलियन से अधिक की संपत्ति थी, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए। जब मैंने चेन्नई छोड़ा तो अंकल मेई और आंटी मेई तलाक ले रहे थे और वे अभी भी मेरे पिताजी के संपर्क में थे। लेकिन मेरी माँ बारीकी से देख रही थी और मेरे पिताजी ने अपना पैसा खो दिया और होश में आ गए। लेकिन कभी कभी जब इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ता है तो लोगों के लिए खुद को नियंत्रित करना वास्तव में बहुत मुश्किल हो जाता है। अन्यथा इस तरह की चीज़ों के कारण इतने सारे लोग अपनी पत्नियों और बच्चों से अलग क्यों हो गए हैं और उनके परिवार क्यों नष्ट हो गए हैं। झांग परिवार के लिए 10 लाख से अधिक की रकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मेई उपनाम वाला व्यक्ति एक छिपा हुआ खतरा है। यह इतना बड़ा शहर है कि आप लोगों को शहर से बाहर नहीं निकाल सकते। आप तभी अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं और उचित पर्यवेक्षण कर सकते हैं। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा और अचानक घबरा गईं। पतिदेव, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप उस चीज़ को नहीं छुएंगे। राजेश कपूर हंसे और बोले, नहीं, आपके पति शांत स्वभाव के हैं और ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेंगे। लता शर्मा बेचैनी से लिविंग रूम में लौट आईं। देर हो रही है, बच्चों को आराम करने ले जाओ। शाम के 9 बजे। राजेश बच्चों के चेहरे, हाथ और नितंब धो रहा है। मीरा शर्मा ध्यानमग्न होकर बच्चों को कपड़े पहना रही थीं। राजेश कपूर ने उसका काम संभाल लिया। तुम नीचे जाकर माँ के पास रहो, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पति। मीरा शर्मा नीचे चली गईं। मैंने देखा कि लता शर्मा अपनी आंखों में एकाग्रचित भाव लिए सामने की ओर देख रही थीं। माँ, कोई खबर? लता शर्मा को होश आया, उनके चेहरे पर उदासी थी। जब मैंने तुम्हारे पिताजी को फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैं बहुत घबरा गया था। अभी अभी तुम्हारे अंकल एन ने फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे पिताजी अंकल मेई के पास हैं। मैंने सुना था कि वह एक बड़ी गोल मेज़ थी जिस पर 7-8 लोग एक साथ बजा रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया कि वे क्या बजा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी भी खेलेंगे? वह इतना मूर्ख है कि हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर उस पर हमला कर दें। तुम्हें लगता है कि मेई को ज़रा भी शर्म है? मैंने उससे साफ कह दिया था कि वो तुम्हारे पापा को दोबारा न ढूंढे। देखो, लता शर्मा जितना अधिक बोलती उतना ही अधिक किसी को मारने की इच्छा होती। मीरा शर्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, हो सकता है कि यह वैसा न हो जैसा आप सोच रही हैं। लता शर्मा ने कुछ नहीं कहा और प्रिया के पिता उस व्यक्ति को वापस ले आए। पत्नी, आप? विजय शर्मा कुछ कहने ही वाले थे कि लता शर्मा के हाव भाव देखकर वे डर गए। लता शर्मा ने प्रिया के पिता की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है कि आप इतनी देर से यहाँ आए। प्रिया के पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, ओह, तुम कब इतना विनम्र होना बंद करोगी? उन्होंने विजय शर्मा की ओर देखा और कहा, जब मैं वहाँ गया था तो वह खेल नहीं रहा था। शायद वह खेल नहीं रहा था। आपको उससे बात करनी चाहिए। लता शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तो फिर मैं जा रहा हूँ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक यात्रा है, यह इतना कठिन नहीं है। प्रिया के पिता को विदा करने के बाद लता शर्मा ने शांति से कहा, मीरा, ऊपर जाकर सो जाओ, मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ कहना है। मीरा शर्मा ने विजय शर्मा की ओर देखा और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। जब वह कमरे में वापस आई तो बच्चे पहले से ही सो रहे थे। राजेश कपूर अपने पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थीं। पिताजी वापस आ गए। अच्छा, तुम क्या देख रहे हो? मीरा शर्मा वहां पहुंची और उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी मिल गई। कुछ रोमांटिक उपन्यास भी हैं जो दबंग राष्ट्रपतियों के बारे में हैं। किस दबंग राष्ट्रपति को मुझसे प्यार हो गया, किस दुष्ट राजा की तुच्छ पत्नी, किस स्थानापन्न पत्नी। यहाँ सुप्रसिद्ध शिक्षिका बाई भी हैं। और एक किताब जिसमें बताया गया है कि हाई स्कूल में कौन से ग्रेड आदर्श नहीं थे। उसका कंप्यूटर कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है।
उसने इसे हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए खरीदा था। बाद में जब मैं विदेश गया तो मैंने नोटबुक का उपयोग किया और स्नातक होने तक मैंने 2 या 3 नोटबुक बदल दी। मैं इस डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग बहुत कम करता हूँ, इसलिए मैं इसे रखता हूँ। इसलिए मीरा शर्मा को नहीं पता था कि अंदर क्या है। कंप्यूटर पर उन शर्मनाक शब्दों को देखना। मीरा शर्मा जल्दी से वहां पहुंची और अपने हाथों से कंप्यूटर स्क्रीन को ढक लिया। पति, मत देखो। दरअसल राजेश ने इसे पहले ही देख लिया था, सिवाय टीचर बाय और असंतोषजनक हाई स्कूल ग्रेड के बारे में 2 पुस्तकों के। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे रोमांस उपन्यास अभी भी समझ में आते हैं। क्या उस समय उन्होंने बहुत सारे काल्पनिक उपन्यास भी नहीं पढ़े थे? हर मोड़ पर यह बहुत डरावना है। गरीब युवाओं को नीची नज़र से मत देखो। वह आज भी उस समय को याद करता है। आखिरकार ये सब तो उसकी जवानी का हिस्सा है। पहले तो उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मीरा शर्मा के प्रदर्शन ने अचानक उनकी रुचि जगा दी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मैं क्या नहीं देख पा रहा हूँ? मीरा शर्मा ने सीधे कंप्यूटर बंद कर दिया। मैं तुम्हें इसे वैसे भी देखने नहीं दूंगी। राजेश कपूर ने हाथ ऊपर उठाए। माफ़ कीजिए, मैंने सब देख लिया है। असंतोषजनक हाई स्कूल परिणाम नाम की वो किताब कहाँ से आई? मीरा शर्मा ने अपना सिर घुमाया और कहा, ये शायद कॉलेज प्रवेश परीक्षा का वीडियो है, लेकिन ये टेक्स्ट प्रारूप में है, तो यह एक शिक्षण नोटबुक है। राजेश कपूर, ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगा। मीरा शर्मा को राजेश कपूर ने टोका और तभी उन्हें याद आया कि उन्हें कुछ काम है। पतिदेव, पहले आप सो जाए, मैं माँ पापा का हालचाल पूछती हूँ। मीरा शर्मा सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर छिप गईं। यदि आपके माता पिता बहस करने लगे तो मध्यस्थता करने का प्रयास करें। लता शर्मा एक शांत स्वभाव की इंसान हैं। वह आंखों में ठंडी सी मुस्कान लिए सोफे पर बैठी हैं। तुम मेई के साथ क्यों हो? विजय शर्मा ने तुरंत समझाया, पत्नी, मैं तुम्हें शब्दपूर्वक कहता हूं कि इस बार मैंने उसके साथ नहीं खेला और न ही उससे संपर्क किया। लता शर्मा के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई, तो फिर आप दोनों कैसे मिले? विजय शर्मा ने एक गिलास पानी पिया और कहा, मैं आज व्यापार पर चर्चा करने गया था और लौटते समय उनसे मुलाकात हो गई। उनके अलावा उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी समय से एक दूसरे को नहीं देखा था और चाय के लिए साथ मिलना चाहते थे। इसी समय आपका फ़ोन आया था। मैं तुम्हें वापस कॉल करने वाला था, लेकिन मेरा फ़ोन ख़त्म हो गया। लता शर्मा ने बिना किसी बदलाव के कहा, चलिए। विजय शर्मा के चेहरे पर बेबाकी और बेबाकी थी। जब हम पहली बार वहां गए थे तो हम सिर्फ 2 लोग थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि 3 और लोग आ गए। हमने कहा कि हमें साथ मिलकर ताश खेलना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि लाओ मेई वहां है तो मैंने नहीं खेला। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आए और कहने लगे कि यहाँ बहुत चहल पहल है। लता शर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या उन्होंने तुम्हें लड़ने की सलाह दी थी? विजय शर्मा ने सिर हिलाया। मैंने आपको मना तो लिया था, पर मैं नहीं खेला। मैंने कहा था कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं बहुत दृढ़ था। मैं अभी जाने ही वाला था कि लाओन आ गया। भले ही वह नहीं आ सके, मैं वापस आऊँगा। लता शर्मा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें पता है, दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। विजय शर्मा ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, अब से जब भी मैं लाओ मेई को देखूंगा उसे अनदेखा कर दूंगा। लता शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपके झूठ पर विश्वास करती हूँ। विजय शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं लाओ मेई के संपर्क में रहता था। सीधे शब्दों में कहें तो जुआ खेलने की आदत के बावजूद उसके संबंध जरूर हैं। मैं उनके संबंधों और उनके विभिन्न तरीकों को महत्व देता हूँ। अब मेरी बेटी और दामाद खुश हैं और उनके पास कार, घर और बचत है। मुझे बस इतना पैसा कमाना है कि मैं बुढ़ापे में अपना खर्च चला सकूं और अपनी बेटी और दामाद को कोई परेशानी न दूं। व्यापार का मतलब है बहुत कुछ या थोड़ा कमाना, और बस इतना ही। अब चीज़ें पहले से अलग हैं। लता शर्मा ने धीरे से कहा। कई वर्षों तक विवाहित रहने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि विजय शर्मा इस समय सचमुच मजाक नहीं कर रहे थे। खैर, मैं अब ये कहने जा रहा हूँ, अगर तुम लाओ मेई के साथ फिर से ताश खेलोगे तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। विजय शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया, जरा मेरी तरफ देखो। लता शर्मा ने कहा, यदि आप स्वयं को स्वच्छ नहीं रखेंगे और अपने दामाद को आपसे बुरी बातें सीखने नहीं देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आपके साथ कैसे पेश आऊंगी।
इससे विजय शर्मा डर गए। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। लता शर्मा ने आंखें घुमाईं और दुखी होकर पूछा, क्या आपने अभी तक खाना खाया है? इसे खाओ, इसे खाओ। ये सुनकर मीरा शर्मा चुपचाप ऊपर चली गईं। कमरे में वापस आकर राजेश कपूर पालतू बोर्डिंग हाउस के मालिक के साथ वीडियो चैट कर रहे थे। अच्छा रहो रैम्बो मिठू, और हम जल्द ही वापस आएंगे। मीरा शर्मा आई और बोली, प्रिय, मुझे रैम्बो और मिट्ठू को देखने दो। रैम्बो और मिठू अच्छी हालत में हैं। बेमैक्स विशेष रूप से अपने प्रोपेलर की पूंछ को कैमरे की ओर जोर जोर से हिला रहा था और फोन पर भौंक रहा था। राजेश कपूर ने हाथ हिलाया, अलविदा रेम्बो मिट्ठू। मीरा शर्मा, रेम्बो मिट्ठू अलविदा। दंपति ने उनके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि इस बार उन्हें हवाई मार्ग से ले जाया जाना चाहिए। राजेश कपूर ने अपना फोन रख दिया और पूछा, माँ और पिताजी कैसे हैं? कोई झगड़ा नहीं, इसे शांति से निपटाओ। देर रात को सिस्टम की डिंग डोंग की आवाज मेरे दिमाग में आई। काटना। मेजबान ने अपने बच्चे को शिक्षित किया है और उसे खोई हुई संपत्ति वापस करने का महत्व समझाया है। इस प्रकार एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इनाम, यूनिट 8, बिल्डिंग AR&F प्लाजा का पूरा कार्यालय तल। एक पूरा कार्यालय तल। यह इनाम सचमुच अद्भुत है। आखिरकार चेन्नई में आवास की कीमतें देश में सबसे अधिक हैं। अगले दिन नाश्ते के बाद राजेश कपूर सोच रहे थे कि क्या उन्हें बच्चे को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहिए। देखो, क्या तुम कुछ कर सकते हो? आखिर एक दूसरे से मिलना भी एक तरह का भाग्य ही है। लता शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। आज मैं और तुम्हारे पापा दोनों घर पर हैं, इसलिए बच्चे को वहीं छोड़ दो। अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है, इसलिए बच्चों को यथासंभव वहां जाने से बचना चाहिए। मीरा शर्मा ने आगे कहा, हब्बी, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और आगे कहा, तो मैं दोपहर से पहले आपके लिए खाना बनाने आ जाऊंगा। ये सुनकर लता शर्मा को अचानक थोड़ा अपराध बोध हुआ। जब दामाद मिलने आए तो उससे खाना बनाने को कहना सचमुच बहुत बुरा है। हमारी चिंता मत करो, हम बच्चे के भोजन का प्रबंध कर लेंगे। इस समय राजेश आमतौर पर अपने बड़ों की राय का खंडन नहीं करता है। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। संक्षेप में, दोपहर से पहले वापस आने का प्रयास करें। जैसे ही उनकी बेटी और दामाद चले गए, विजय शर्मा ने तुरंत अपनी स्थिति व्यक्त कर दी। मुझसे खाना बनाने की उम्मीद मत करो। तुम मेरी खाना पकाने की कला जानते हो। इससे किसी वयस्क की मौत नहीं होगी, लेकिन इससे किसी बच्चे की भी मौत नहीं होगी। लता शर्मा ने पूछा, आप अपने दामाद को वापस आकर यह काम करने के लिए नहीं कह सकते? वह जब से यहाँ आया है, खाना बना रहा है और बर्तन धो रहा है। क्षमा कीजिए, मुझे अफसोस है। विजय शर्मा को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। फिर मैं टेकअवे की जांच करूंगी कि क्या वहाँ बच्चों के लिए कुछ उपयुक्त है। लता शर्मा इतनी आलसी थी कि उन्हें इस मनोरोगी से कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा था कि तुम और अधिक पीछे जा रहे हो, है ना? बच्चों को बाहर का खाना खिलाना, इसके पीछे क्या विचार है? विजय शर्मा ने पूछा, क्या आपके पास कोई विचार है? मैंने देखा कि लता शर्मा ने प्रिया की मां को फ़ोन किया और साफ साफ कह दिया, मीरा और राजेश कपूर आज बाहर गए। हम नहीं जानते कि अपने छोटे पोते के लिए क्या करें। ओह, तो जल्दी से यहाँ आओ। लता शर्मा ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया और गर्व से कहा, अरे अरे, अनलान की माँ, मैं 1 मिनट में यहाँ आ रहा हूँ। विजय शर्मा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, क्या दूसरों को परेशान करना दुख की बात है? लता शर्मा ने पूछा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फ़ोन के दूसरे छोर पर मैंने 2 लोगों को बहस करते सुना। प्रिया की माँ तो हंसते हंसते मर ही गई। दूसरा पहलू, प्रिया पजामा पहने हुए सीढ़ियों से नीचे आई। अपनी माँ को हंसते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और पूछा, माँ, आप किस बात पर हंस रही हैं? प्रिया की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह अपना सामान पैक कर रही थी। मुझे मीरा की माँ पर हंसी आ गई। उन्होंने बस इतना कहा कि मीरा और राजेश कपूर काम से बाहर गए हैं और बच्चा घर पर ही रह गया है। राजेश कपूर ने कहा कि वह दोपहर में खाना बनाने के लिए वापस आएंगे। वह अपने दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे वहां जाकर मदद करने को कहा। मुझे लगता है कि पिछली बार पुलाव तला हुआ था, इसलिए उसके लिए अपने दामाद के सामने खाना पकाना शर्मनाक है। इस बार आपने मुझे जाने दिया क्योंकि आप राजेश को आश्वस्त करना चाहते थे।
आखिरकार घर पर खाना बनाने वाला कोई व्यक्ति होने से दामाद को सहजता महसूस हो सकती है। प्रिया हंसे बिना नहीं रह सकी। लगता है आंटी के पास इस तरकीब के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्रिया की मां मुस्कुराए और बोली, मैंने भी यही सोचा था। मीरा शर्मा को कार में प्रिया का संदेश मिला और वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मेरी मां ने इनलान की मां को बुलाया। अंदाज़ा लगाओ क्या, मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। राजेश कपूर ने बैंक से 50,000 रुपये नकद निकाले और थर्ड हॉस्पिटल की ओर चल पड़े। मैंने अस्पताल के सामने स्थित सुपरमार्केट से कुछ फल खरीदे। कुछ लोगों को दूध और ब्रेड खरीदते देख राजेश ने भी कुछ खरीद लिया। फिर मैं बगल की फूलों की दुकान पर गया और फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ फूलों की टोकरियां फलों के साथ आती हैं। अरे बड़े भाई, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं रोगी विभाग के प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। जब मैंने फ़ोन रख दिया तो 10 मिनट से भी कम समय में कोई व्यक्ति आ गया। एक अस्त व्यस्त दाढ़ी और थका मांदा चेहरा वाला आदमी नीचे आया। उन्होंने देखा कि राजेश कपूर विशेष रूप से उत्साहित थे। छोटे भाई, आप यहाँ क्यों हैं? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि जब समय मिलेगा तो मैं आपके बच्चे से मिलने आऊँगा। वह आदमी भावुक और खुश हुआ। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। आप खाली हाथ आ सकते हैं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, भैया, बच्चा कौन सी मंजिल पर है? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। आओ, मैं सामान पकड़ लूं। अस्पताल में कीटाणुनाशक की अमिट गंध फैली हुई है। मीरा शर्मा को इसकी गंध पसंद नहीं है और इससे उन्हें असहजता महसूस होती है। लिफ्ट में तो गंध और भी अधिक तीव्र होती है। असहजता की भावना और अधिक तीव्र होती गई। राजेश कपूर को लगा कि मीरा शर्मा असहज महसूस कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह राजेश के ठीक बगल में बैठी थी। उस पर इत्र की हल्की खुशबू महसूस करते हुए हवा में कीटाणुनाशक की गंध अब उतनी बुरी नहीं लग रही थी। उनके द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा की भावना से मीरा शर्मा को अब असहज महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये दृढ़ता, खुशी और निर्भरता है। लिफ्ट में दो महिलाएं बात कर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को जानती हों। एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो खाने के थैलों में कई लंच बॉक्स और कुछ स्टीम्ड बंस लिए हुए थी। वह शायद अभी अभी कैफेटेरिया से लौटी होगी। आपके डॉक्टर ने क्या कहा? क्या आप अस्पताल में रहना चाहते हैं? बी की उम्र लगभग ए जितनी ही है। वह दर्द से कराहते हुए और सुन्न होकर बोल रहा है। डॉक्टर ने हमें उसे घर ले जाने को कहा और देखने को कहा कि वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। अस्पताल में रहना पैसे की बर्बादी है। मैं तो जब तक खा सकता हूँ तब तक कुछ स्वादिष्ट खाने पर पैसा खर्च करना पसंद करूँगा। एक की आंखों में सहानुभूति और दुख था, लेकिन आशा भी जगी थी। हमें ये जानने के लिए आज के परीक्षण के परिणाम देखने होंगे कि क्या ये कैंसर है। यदि ऐसा है तो हमें तैयार रहना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार इसकी लागत 700,000 से 800,000 रुपये होगी। लेकिन फिर भी 15% संभावना है कि यह कैंसर नहीं है। मुझे आशा है कि हम भाग्यशाली 15% लोगों में से एक हैं। बी के चेहरे पर निराशा और उदासीनता थी। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल गया है और जगह जगह घाव हो गए हैं। मैं बस मरने का इंतजार कर रहा हूँ। एक आवाज़ के साथ वे दोनों लिफ्ट से बाहर निकल गए। लिफ्ट में मौजूद अन्य लोगों के मन में जटिल विचार थे। कोने में कोई चुपके से रो रहा था और अंततः उन्माद में फूट पड़ा। मैंने उससे पूछा नहीं, वह अपनी भड़ास निकाल रहा था। आज सुबह हमारे परिवार के सदस्य का निधन हो गया। मीरा शर्मा ने अपना सिर घुमाया और राजेश कपूर की छाती में दबा लिया। मैं न तो रोने की आवाज़ सुनने की हिम्मत कर सका, न ही उस आदमी के उदास चेहरे को देखने की हिम्मत कर सका। उस आदमी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ हैं। वार्ड में 4 बिस्तर हैं जिन पर सभी मरीज हैं। वार्ड में अव्यवस्था फैली हुई थी, हर जगह सामान बिखरा हुआ था। कीटाणुनाशक की गंध के अलावा हवा में भोजन और यहाँ तक कि बदबूदार पैरों की गंध भी घुली हुई थी। इसलिए वार्ड में जो गंध आती है उसका वर्णन करना सचमुच कठिन है। खिड़की के पास बिस्तर के सबसे भीतरी हिस्से पर पर्दे लगे हुए थे। उस व्यक्ति ने बताया, माँ बच्चे को साफ कर रही है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। बोलते बोलते उसने अलमारी में रखी चीजें व्यवस्थित कर दी और उस पर फूलों और फलों का गुलदस्ता रख दिया।
उसने दीवार के पास दूध के 2 डिब्बे रख दिए। ये सब समाप्त करने के बाद उस आदमी ने हाथ समेटते हुए कहा, बैठ जाओ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस खड़ी रहूंगी। राजेश कपूर बोले, भाई मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। आखिरकार यह एक अस्पताल है और कुछ लोग थोड़े नखरेबाज होते हैं। वह आदमी देर करना बंद करके बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बच्चों की देखभाल करते करते थक तो जाओगे ही। खोए हुए पैसे लौटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने हैंडलिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है। मैंने कल ही प्रक्रिया पूरी कर ली है। डॉक्टर ने कहा कि यह सफल रहा। जब तक मैं ठीक हो जाऊंगा कोई समस्या नहीं होगी। इस पैसे के बारे में बात करते हुए वह आदमी राजेश को धन्यवाद कैसे दे यह नहीं समझ पाया। राजेश को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और पैसे बच्चों को मिले हैं। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जैसे ही वह बोल रहा था, पर्दा खुल गया और 8 या 9 साल का एक छोटा लड़का अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दिया। एक मध्यम कद की महिला उसके पास खड़ी थी। मैं पहले पानी डालूंगी, उस आदमी ने राजेश कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा। बेटा, यह अंकल और उनका बच्चा ही थे जिन्होंने पैसे उठाए और पापा को लौटा दिए। छोटे लड़के ने समझदारी से कहा, धन्यवाद चाचा। यदि आप न होते तो मेरे पिताजी को पैसे नहीं मिल पाते और मैं सर्जरी नहीं करा पाता। राजेश कपूर मुस्कुराए और पूछा, आज आपकी उम्र क्या है? 9 साल की उम्र। तो फिर चलते रहो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। बच्चे ने अपने चेहरे पर एक मासूम और प्यारी मुस्कान दिखाते हुए कहा, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मीरा शर्मा, जो पहले से ही एक माँ है, ये सब देख नहीं पाती। मेरी आंखें लाल हो गईं, मेरी नाक दुखने लगी और मैं बच्चे की मुस्कान से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे रोना आ गया। राजेश कपूर ने शांतिपूर्वक बच्चे के बिस्तर के पास एक हैंडबैग रख दिया। यह आपके चाचा और चाची की ओर से एक उपहार है। जब तक हम चले न जाएं, तब तक रुको, फिर इसे खोलो, ठीक है? बच्चे की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसके बाद राजेश और मीरा शर्मा एक दूसरे का हाथ थामे चले गए। जैसे ही वे चले गए, बच्चा अपने पिता से हैंडबैग खोलने के लिए कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यह एक छोटी डायनासोर गुड़िया और एक रोबोट है ना? आदमी ने कहा, बहुत सारा पैसा है। 50,000। जाहिर है इसे वहां जानबूझकर छोड़ा गया था। महिला ने जल्दी से कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इसे मालिक को लौटा दो। अंततः उस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बैग लेकर बाहर भागा और सीधे रोगी कक्ष की लॉबी में भाग गया। वह आदमी जल्दी से दौड़कर आया और बैग में रखे पैसे राजेश कपूर को लौटा दिए। छोटे भाई, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। राजेश कपूर अभी भी हैरान थे और उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे मेरे और इस बच्चे के बीच एक संबंध के रूप में सोचो। इस पैसे का उपयोग उसके पोषण के लिए कुछ अच्छा भोजन खरीदने में करो। वह आदमी फिर भी जिद करने लगा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। आपका पैसा यूं ही हवा से नहीं आया, ये कड़ी मेहनत से कमाया गया है। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं कि आपने पिछली बार जो पैसा लिया था उसे मुझे सौंप दिया। मैं ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। राजेश एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए, तो मीरा शर्मा आगे आईं। बड़े भाई, आप हमें एक IOU लिखेंगे और जब आपके पास अधिक पैसा होगा तो हमें वापस कर देंगे। वह व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था कि मीरा शर्मा ने उसे बीच में ही टोक दिया। एक शिक्षक के रूप में परिवर्तित होकर उन्होंने अकाट्य स्वर में बात की, इतनी जल्दी मना मत करो। बाद में आने वाले मेडिकल बिलों के बारे में सोचो। अगर बच्चा स्वास्थ्य लाभ के लिए वापस भी चला जाए तो भी उसे स्वादिष्ट भोजन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। भोजन अच्छा होना चाहिए। देखो आजकल चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। 1 पाउंड चिकन की कीमत 30 रुपये से ज़्यादा है। ये पैसे लो और समझदारी से इस्तेमाल करो। वह आदमी इतना भावुक हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस शुक्रिया कहता रहा। वह कागज़ और कलम लेने के लिए सूचना डेस्क पर गया। मैं आपके लिए एक IOU लिखूंगा। मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और कहा, चूंकि आप इसे मुझे उधार देने को तैयार हैं, इसलिए हम आपको 50,000 और उधार देंगे, जिससे कुल राशि 100,000 हो जाएगी। आदमी ने सिर हिलाया। 50,000 काफ़ी हैं।
डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते की निगरानी के बाद अगर कोई गंभीर बात न हो तो आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल हो तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। जब मैं घर आऊँगा तो उसकी दादी और बच्चे की माँ उसकी देखभाल करेंगी और मैं काम पर चला जाऊँगा। आय का स्रोत मिलने से सब ठीक हो जाएगा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। उस व्यक्ति ने IOU लिखा, स्याही ढूंढी, उस पर अपनी अंगुली की छाप लगाई और उसे राजेश कपूर को सौंप दिया। राजेश कपूर ने IOU एक तरफ रख दिया और कहा, हमें कुछ काम है इसलिए हमें अभी जाना होगा। आप वापस जाकर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। उस आदमी ने उन दोनों को प्रणाम किया और फिर चला गया। वापस वार्ड में हर कोई उसकी ओर देख रहा था। हालांकि महिला पैसे वापस नहीं करना चाहती थी। आखिरकार, हम पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और यह नहीं जानते कि भविष्य में हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये 50,000 रुपये उनकी आखिरी जीवन रेखा हैं। उनके पास पैसे उधार लेने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वह पैसे नहीं ले सकी और वह पैसे उनके नहीं थे। उस आदमी को थैला लेकर वापस आते देख उसने पूछा, क्या तुमने इसे वापस कर दिया है? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हें एक IOU लिखा था। महिला खुश हुई। सच में? उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं। मैं अपने बेटे के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इसका इस्तेमाल करूंगा। महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो और अंततः उसने राहत की सांस ली। उस आदमी ने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा, बेटा चलो और ठीक हो जाओ। अब से हमें अपने चाचाओं और अन्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, समझे? छोटे लड़के ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, मैं भविष्य में उन्हें चुका दूंगा। वार्ड के अन्य लोगों ने उनके अच्छे भाग्य पर टिप्पणी की। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक दयालु व्यक्ति मिला है। मुझे लगता है कि वह अमीर है, इसलिए उसे 50,000 रुपये की परवाह नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी और ने इतना पैसा उठाया होता तो वो कब का खुद ही खर्च कर चुका होता। और उसे पुलिस स्टेशन क्यों भेज रहे हो? तुम तो सपना देख रहे हो। उन्हें उस छोटे बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ और वे उसके लिए बहुत खुश भी हुए। इतनी छोटी सी उम्र में इंजेक्शन लगवाते या दवा लेते समय वह न तो रोता है और न ही कोई शोर मचाता है। वह बस तभी रोता है जब उसे बहुत दर्द होता है। जब मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे तो मैंने डॉक्टर से सस्ती दवा लेने को कहा, क्योंकि उनके परिवार के पास पैसा नहीं है। वह अभी मरना नहीं चाहता क्योंकि उसके माता पिता दुखी होंगे। डॉक्टर, नर्स और अन्य वार्ड सदस्य सभी को मुझ पर दया आ गई और वे मुझसे प्यार करने लगे। वापसी के रास्ते में मीरा शर्मा को उस समय दुख हुआ जब उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने बच्चे की तस्वीर याद आई। मेरा बच्चा गिर गया और उसे थोड़ी खरोंच आ गई, इसलिए वह बहुत रोया। वह असहज महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। काश ये सारा दर्द मुझ पर भी आ जाता। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर वह बीमार हो जाए तो कितना कष्ट होगा। राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया, मानो उसे दिलासा दे रहे हों। मीरा शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, हब्बी, आप बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया। बच्चे सब कुछ स्वयं करते हैं। वह लगभग 1.5 साल का है और उसे कभी सर्दी नहीं हुई। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। राजेश कपूर ने गुनगुनाया, हमारा बच्चा स्वस्थ है, अपनी कल्पना को उड़ान न भरने दें। R&F प्लाजा पर जाएं। हर जगह किराए और बिक्री के विज्ञापन हैं। R&F प्लाजा का निर्माण कार्य इस वर्ष मार्च में पूरा हुआ और यह पुनर्तः ग्रेड ए कार्यालय स्थल है। यहाँ 2 इमारतें हैं, A और B, जिनमें से प्रत्येक में 35 मंजिलें हैं। कई व्यवसाय, कंपनियां, होटल, रेस्तरां आदि पहले से ही यहाँ स्थापित हो चुके हैं। यहाँ कई जानी मानी घरेलू कंपनियों की शाखाएं भी हैं। बिल्डिंग C, जो बहुत दूर नहीं है, उसकी नींव भी नहीं रखी गई है। राजेश ने ऑनलाइन जांच की और कई अलग अलग राय पाईं। कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे की कमी है, कुछ ने कहा कि उनके बॉस भाग गए और कुछ ने कहा कि वे पैसा विदेश ले गए। इसके पीछे कई तरह के कारण थे। राजेश कपूर ने कार रोकी और मीरा शर्मा के साथ काफ़ी देर तक खोजबीन की, तब जाकर उन्हें पता चला कि पार्किंग से बाहर कैसे निकला जाए। प्रिय, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो शॉपिंग करने चलें। राजेश कपूर ने अपनी कार बिल्डिंग B की पार्किंग में खड़ी की और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए।
बिल्डिंग तक पैदल जाने में लगभग आधा घंटा लगता है। क्या हम सैर पर नहीं जा सकते? लिफ्ट से बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर जाएं और फिर। मीरा शर्मा ने देखा कि राजेश कपूर ने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और फिर अपनी फिंगरप्रिंट डाली। दरवाजा खुल गया। मीरा शर्मा ने पूछा, ये कैसा जाना पहचाना दृश्य है? पति, यह अंदर का हिस्सा अधूरा था, लेकिन वह बहुत बड़ा था, राजेश कपूर की कल्पना से परे। वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा, मैंने ये पूरी मंजिल खरीदी है। आश्चर्यचकित होने के बाद मीरा शर्मा ने राजेश का समर्थन करने का फैसला किया। प्रिय, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं ये पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। क्या? जब हम वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। अच्छा। जब वह घर पहुंची तो अभी दोपहर नहीं हुई थी और प्रिया की माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, वह वापस आ गया है। लता शर्मा ने आह भरते हुए कहा, ये बच्चा अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। प्रिया की माँ उस पर हंसी, क्योंकि तुम एक बड़ा बर्तन बना सकती हो। जब राजेश कपूर वापस आए तो उन्हें खाने की कोई गंध नहीं आई, इसलिए उन्हें पता था कि वे समय पर लौट आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लता शर्मा पर विश्वास नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि बच्चा बहुत बिगड़ गया है और अगर वह मेरा पकाया खाना नहीं खाएगा तो उसे बुरा लगेगा। एक बार जब यह आदत बन जाएगी तो आप अधिक सहज महसूस करेंगे। राजेश कपूर प्रवेश द्वार पर थे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं वापस आ गया हूँ। सचमुच? मुझे दौड़ने की आवाज़ और बच्चों की खुशी भरी चीखें सुनाई दी। आह, डैडी वापस आ गए, डैडी वापस आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे पहले से ही उनकी ओर दौड़ रहे थे। राजेश कपूर नीचे झुके और उनका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। एक एक करके वे राजेश कपूर की मजबूत बाहों में समा गए। राजेश कपूर ने खुद को संभाला, उन्हें गले लगाया और पूछा, क्या आज घर पर आपका व्यवहार ठीक रहा? बच्चों ने सिर हिलाया। तनु मुस्कुराई और बोली, मुझे पापा की बहुत याद आती है। राजेश हंसा, मुझे पता है कि बच्चों को अपने पापा की याद आती है, इसलिए कृपया जल्दी वापस आ जाओ। मीरा शर्मा अपने जूते बदल रही थीं और राजेश कपूर के पीछे खड़ी होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, माँ की किसी को परवाह नहीं है? मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, क्या तुम नहीं देखते? या क्या आपको लगता है कि आपकी माँ का आलिंगन पर्याप्त गर्म नहीं है? जैसे ही मीरा शर्मा ने बोलना समाप्त किया, बच्चे एक एक करके उनकी गोद में आ गए। बल इतना अधिक था कि यदि राजेश कपूर ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वह गिर जाती। मीरा शर्मा नीचे बैठी और उन्हें गले लगाया, एक एक करके उन्हें चूमा। परिवार कुछ देर तक प्रवेश द्वार पर ही रुका रहा और राजेश कपूर ने लिविंग रूम में लता शर्मा और अन्य लोगों से कहा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आप दोपहर के भोजन में क्या चाहते हैं? लता शर्मा चाय पी रही थीं। मुझे किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। प्रिया की माँ हंसी और बोली, मैं भी खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हूँ। विजय शर्मा अपना सामान समेट रहे थे, मैं कोई उपद्रवी नहीं हूँ। कोई हकलाने वाला हो तो अच्छा है। लता शर्मा ने पूछा, आपका क्या मतलब है? यह अर्थहीन है। फक फक करना। राजेश कपूर रसोई में व्यस्त थे और बच्चे मीरा शर्मा का हाथ पकड़े हुए लिविंग रूम में आ गए। विहू ने पूछा, माँ, क्या आप विहू के लिए कोई खिलौने लाई हैं? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, मम्मी पापा आज काम से बाहर गए हैं और कोई खिलौना नहीं खरीदा। लता शर्मा ने कहा, घर में बहुत सारे खिलौने हैं, चलो पहले इनसे खेलें। बच्चे थोड़े निराश थे। रिया मीरा शर्मा की बाहों में चढ़ गई और पूछा, माँ, आप बाहर किस लिए गई थीं? मीरा शर्मा ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या तुम्हें वह अंकल याद हैं जिन्होंने पैसे उठाए थे? बच्चों ने सिर हिलाया। उनका बच्चा बीमार है और हम आज उसे देखने गए थे। वह तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे बहुत बड़ा। जब बच्चों को पता चला कि वे बीमार हैं तो उनके चेहरे बदल गए। मुझे लगता है कि टीकाकरण का डर ही मुझे प्रेरित करता है। मैं इस छोटे भाई के प्रति सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे मैं कभी नहीं मिला था। मीरा शर्मा ने आगे कहा, मेरे भाई ने कुछ दवाएं ली और कुछ इंजेक्शन लगवाए और कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगा। जब वह ठीक हो जाए, अगर हम अभी भी दादी के पास हों तो चलो उनसे मिलने चलें, ठीक है? बच्चों ने सिर हिलाया। वे बच्चों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। अगर मैं अपने भाई से मिलूं तो उसे क्या उपहार दूं? हम खाली हाथ नहीं जा सकते। अगर हम उपहार लेकर आएं तो मेरे भाई को पता चलने पर बहुत खुशी होगी।
एक बार वह खुश हो जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद सभी बच्चे सक्रियता से बोलने लगे। अभी मेरे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर हैं, उन्हें मेरे भाई को दे दो। तनु, क्या मेरे भाई को बाबी डॉल पसंद आएगी? मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। क्या तनु के पास केवल बाबी गुड़िया ही हैं? तनु ने एक क्षण सोचा और कहा, तो चलो इसे छोटे डायनासोर को दे देते हैं। विहू ने कहा कि वह अल्ट्रामैन देगा और रिया ने कहा कि वह एक मुकुट देगी। मीरा शर्मा ने पूछा, मुकुट? क्या ये राजकुमारी का है? रिया ने सिर हिलाया, योद्धा। मीरा शर्मा ने दया और संतुष्टि के साथ बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। खिलौने साझा किए जाते हैं, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग प्रकार पसंद आते हैं। सबसे बड़े बच्चे को ट्रांसफॉर्मर विशेष पसंद है, दूसरे बच्चे को बाबी गुड़िया पसंद है तथा एक अन्य बच्चे को मजेदार गुड़िया पसंद है। रिया को संगीत से जुड़ी चीजें पसंद हैं और विहू को सभी प्रकार के अल्ट्रामैन पसंद हैं। उसे एक पल टीगा पसंद आता है और दूसरे ही पल में बीएस। वह बहुत चंचल है। फिर ऐसा लगा कि बच्चे एक आम सहमति पर पहुंच गए हैं। चूंकि खिलौने दे दिए गए थे, इसलिए उन्होंने मीरा शर्मा और राजेश कपूर से नए खिलौने खरीदने को कहा। प्रिया की मां ने कहा, बच्चों का खिलौनों से ऊब जाना और फिर उनसे ऊब जाना सामान्य बात है। वे आमतौर पर खरीदे गए खिलौनों से थोड़ी देर खेलते हैं और फिर रुक जाते हैं। लता शर्मा ने सिर हिलाया, यही तो ताजगी है। प्रिया की मां उससे ईर्ष्या करती थी, एक बच्चे की देखभाल करना ही काफी थका देने वाला है, 4 बच्चों की देखभाल करना और उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा देना तो दूर की बात है। लता शर्मा फिर से दिखावा करने से खुद को नहीं रोक सकी और बड़ी मुश्किल से अपना गर्व छिपाते हुए बोली, मैं सड़क के उस पार छोटे से पार्क में जुड़वां बच्चों के एक जोड़े से मिला। हमारा जन्म 8 अगस्त को हुआ था और उनका जन्म 7 अगस्त को हुआ था, बस एक दिन का अंतर था। वह ठीक से चल और बोल तो सकता है, लेकिन अपनी बात कहने की उसकी क्षमता अच्छी नहीं है। उसकी तुलना हम नाती पोतों से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारे आने से पहले मैंने उन्हें मीरा का फ़ोन नंबर सिखाया था। 2-3 बार में ही उन्होंने उसे याद कर लिया। प्रिया की मां ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम इन बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे तो वे भविष्य में निश्चित रूप से सक्षम बनेंगे। क्या वे यह नहीं कहते कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन 3 वर्ष की आयु से देखा जा सकता है? वे सभी बहुत अच्छी तरह से शिक्षित हैं। मैंने उनमें से किसी को भी कभी नखरे करते, रोते या हंगामा करते नहीं देखा। लता शर्मा ने कहा, मुझे लगा कि उनकी देखभाल करना बहुत थकाऊ होगा। जैसे ही मैं उन्हें खिलौने देता हूँ, वे खुद खेलना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें मल त्यागने की ज़रूरत होती है तो वे दौड़कर मेरे पास आकर मुझे बताते हैं। प्रिया की मां ने आह भरते हुए कहा, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरा पोता तुम्हें कब देखेगा। आज मैंने प्रिया को ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए कहा। वह मेरे एक परिचित का बेटा है। मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ और वह बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम एक दूसरे से आंख मिला पाएंगे या नहीं। लता शर्मा भी प्रिया की मां को लेकर चिंतित थीं। अच्छे दोस्त, एक साथ दादी बनना मज़ेदार होगा। प्रिया एक चंचल बच्ची है। वह हमेशा से आलसी रहा है। अब जबकि उसने कुछ पैसे कमा लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में शादी करेगा। इतना कहकर लता शर्मा झुकी और प्रिया की मां के कान में फुसफुसाईं। इस बारे में बात करते हुए, अगर मीरा के साथ ऐसा कुछ न हुआ होता तो वह शादी नहीं करना चाहती। प्रिया की मां परेशान हो गईं। ओह, अब इस बात का जिक्र मत करो। मुझे तो इसका जिक्र करने मात्र से ही गुस्सा आ जाता है। लता शर्मा ने उदारता से कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे बहुत सारे नाती पोते हैं। वे तुम्हें पसंद करते हैं और तुम उनके लिए आधी दादी हो। प्रिया की मां, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी बेटी से पोते पोतियां पैदा हों। राजेश कपूर ने दोपहर का भोजन तैयार किया और उसे खाने की मेज पर ले आए। इस स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर प्रिया की मां को फिर से ईर्ष्या होने लगी। वह केवल अपने भावी दामाद के बारे में सोच रहा था। मैं अपने भावी दामाद के बारे में नहीं जानता। क्या खाना पकाने में राजेश जितना अच्छा कोई है? लता शर्मा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या हम आपके होटल में जाकर शेफ के बनाए भोजन का आनंद नहीं ले सकते? प्रिया की मां ने आह भरते हुए कहा, राजेश कपूर का खाना पकाने का कौशल हमारे शेफ के बराबर है। तुम जो चाहो खा सकते हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? राजेश ने आज बच्चों के लिए 2 समुद्री बास मछलियां पकाईं।
कौशल का उपयोग करने के बाद मछली की हड्डियों और मछली की हड्डियों को पूरी तरह से हटा दिया गया और उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। मीरा शर्मा को इसकी आदत थी और उन्होंने मछलियों को बच्चों के साथ बांध दिया। ये शिल्प अद्भुत है। लता शर्मा ने मेज पर रखे आखिरी स्थान को देखा और उसे चखने के लिए उत्सुक हो गईं। परिणाम वही हुआ जो राजेश ने किया। उसने एक मछली को इतना गंदा कर दिया कि वह पहचान में ही नहीं आए और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से भी आलोचना झेलनी पड़ी। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। तुम में सचमुच खाना पकाने की कोई प्रतिभा नहीं है, विजय शर्मा ने कहा। अब इंटरनेट पर हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये संभव है या नहीं। क्या आपके दिल में कोई विचार नहीं है? लता शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। रात्रि भोजन के बाद राजेश कपूर ने कहा कि वह विजय शर्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। दोनों सीधे अध्ययन कक्ष में चले गए। लता शर्मा को पुरुषों के मामलों की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे पोते को छेड़ा और प्रिया की मां से बात की। चलो आज रात वापस चलते हैं। प्रिया की मां ने गहरी सांस ली। यह अच्छी बात है। मुझे हर दिन उनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ता और न ही आलोचना सुननी पड़ती है। मेरी बेटी ने जब रेस्तरां खोला तो उसकी पसंद और भी परिष्कृत हो गई। यदि ये तथ्य न होता कि वह मेरी जैविक बेटी थी तो मैं उसे भूख से मरने देता। अध्ययन में विजय शर्मा को जब R&F प्लाजा कार्यालय भवन के बारे में पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि कार्यालय भवन किस लिए है, बस पूछिए आप क्या करने जा रहे हैं। मैं फिलहाल बच्चों के लिए एक कोष स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। विजय शर्मा ने एक क्षण सोचा और कहा, ये कैसा रहेगा? मैं आपको और अंकल एन को आमंत्रित करता हूं कि आप वहां जाएं और इसे देखें तथा इसकी विस्तृत योजना बनाएं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। दोनों नीचे चले गए। विजय शर्मा, राजेश कपूर और मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं और हमने लाओ को भी आमंत्रित किया है। लता शर्मा ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? विजय शर्मा अपना उत्साह और गर्व छिपा नहीं सके। राजेश कपूर ने एक कार्यालय तल खरीदा है और एक फाउंडेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। चलो चलें और कुछ क्षेत्रीय शोध करें। लता शर्मा और प्रिया की मां ने आश्चर्य से कहा, पूरी मंजिल। विजय शर्मा ने देखा कि दोनों कितने आश्चर्यचकित थे। क्या आप दोनों साथ जाना चाहते हैं? बेशक लता शर्मा को जाकर देखना पड़ा। प्रिया की मां वैसे भी मुक्त थी, इसलिए उसने जाकर देखने का निर्णय लिया। अब जब वह चले गए हैं तो मीरा शर्मा को उनकी नींद के दौरान बच्चे की देखभाल करने के लिए अकेले रहना पड़ता है। राजेश कपूर ने समय देखा और कहा, क्या हम आधे घंटे बाद निकलें? मैं जाने से पहले बच्चों को सुला दूंगा। दूसरों की कोई राय नहीं है। आधे घंटे बाद मीरा शर्मा और बच्चों ने साथ में झपकी ली। राजेश कपूर और अन्य लोग निकल पड़े। कार में विजय शर्मा ने बिल्डिंग सी की बात बताई। इसका निर्माण न हो पाने का कारण वास्तव में अपर्याप्त धनराशि थी। AB भवन का बजट निर्माण के आधे समय में ही खर्च कर दिया गया। आखिरकार हम एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग अपना रहे हैं। पहली नज़र में ये बहुत महंगा लगता है, इसलिए हमने बिल्डिंग सी का प्रोजेक्ट रोक दिया। हालांकि R&F प्लाजा, चाहे इसका डिज़ाइन कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बन सकती। लेकिन आसपास के विकास को देखते हुए ये बहुत संभव है कि भविष्य में यहाँ की हर इंच जमीन की कीमत बहुत अधिक होगी। आपके अंकल एन और मैंने कुछ सूत्रों से सुना है कि चेन्नई में सबवे लाइन 8 का निर्माण चंद्र नववर्ष की छुट्टियों के दौरान शुरू होगा। लता शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये बरसों से झूठ नहीं है? क्या इस बार भी यह विश्वसनीय है? प्रिया के पिता ने कहा, इस बार यह विश्वसनीय है क्योंकि नेतृत्व बदल गया है और लाइन 8 सबवे लाइन को फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने पहले ही इन ब्रांडों, बैंकों और अन्य लोगों से वादा किया है कि साइट 8 पर निर्माण अगले साल शुरू हो जाएगा और R&F प्लाजा के आसपास के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। विजय शर्मा ने सिर हिलाया। आपको क्या लगता है, वरना इतने सारे ब्रांड और बिजनेस इतनी जल्दी यहाँ कैसे बस गए? वे इतने साहसी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अफवाहें सुनी हैं और उच्च अधिकारियों से वादे प्राप्त किए हैं। मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बिना चैनलों के उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। जिनके पास थोड़ी संपत्ति है उन्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कागजी कार्रवाई जारी नहीं हो जाती। आपका पद जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक अंदरूनी जानकारी आपको मिल सकेगी। बिल्डिंग ए पर पहुंचे और 15वीं मंजिल पर गए।
भवन का कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है तथा उपयोग दर 50% से अधिक है। वर्तमान बाजार मूल्य 160,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 160 मिलियन रुपये है। ये वह कीमत थी जिसके बारे में विजय शर्मा और उनके दोस्तों ने पहले पूछा था। उन दोनों ने खेदपूर्वक पूछा, क्या आप सचमुच बच्चों के लिए एक चैरिटी फाउंडेशन स्थापित करना चाहते हैं? सबने राजेश कपूर की तरफ देखा। विजय शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। सच कहूं तो इतनी कम उम्र में दान पुण्य करने की आपकी इच्छा से मैं बहुत प्रभावित हूं। यही आपका असली चरित्र है, इसलिए मुझे लगता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आसान नहीं होगा। आप वर्तमान घटनाक्रम को भी जानते हैं। वे सभी अनुभवी लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए कुछ बातें सीधे तौर पर कहना कठिन है। मुझे पता है, लेकिन मैं इसे आजमाने जा रहा हूं और देखूंगा कि यह कुछ वर्षों तक कैसे काम करता है। अब चूंकि मैं पिता हूं, मुझे एक उदाहरण स्थापित करना होगा। यह एक पहलू है और दूसरा पहलू है। ये प्रणाली अब नकद पुरस्कार नहीं, केवल आय दोगुनी करने वाले पुरस्कार प्रदान करती है। मेरठ में 2 स्वयं सेवा मछली हॉटपॉट रेस्तरां हैं, एक नवी मुंबई में लिंकिंग रोड पर, एक रॉयल प्लाजा में और एक तुआंजी रोड पर। स्टार इंटरनेशनल होटल के साथ मिलकर वह हर दिन 2 गुना पैसा कमाते हैं। अब वह सबसे अमीर आदमी नहीं है, लेकिन अब भी करोड़ों डॉलर आसानी से निकाले जा सकते हैं। इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। न तो मीरा शर्मा और न ही मैं ऐसे लोग हैं जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और केवल आनंद लेना जानते हैं। तब पैसा सार्थक ढंग से खर्च किया जाता है। 4 बच्चों के पिता के रूप में, जबकि बच्चे पहले ही प्रबुद्ध हो चुके हैं। अपनी पूरी क्षमता से एक अच्छे रोल मॉडल बने। हालांकि ये दुख की बात थी, लेकिन उनके दामाद ने अपना मन बना लिया था और वे कुछ नहीं कह सके। और चूंकि यह एक चैरिटी है, इसलिए उनके लिए कुछ भी कहना और भी कठिन है। ठीक है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं किसी को जानता हूं जो मुझे इसके बारे में बाद में बताएगा और फिर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। विजय शर्मा की यह बात सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद पिताजी। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। राजेश के प्रति मेरी पूर्ण प्रशंसा एक नए स्तर पर पहुंच गई है। वापस आते समय बुजुर्ग काफी भावुक थे। चलिए, इस मामले को अभी यहीं छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद विजय शर्मा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घर लाए जो धूल से सना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ अनुभव किया हो। ये वह व्यक्ति है जिसे विजय शर्मा ने राजेश कपूर से मिलवाया था। मैं दान पुण्य के काम में लगा हुआ हूं और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हूं। राजेश कपूर ने मामला विजय शर्मा को सौंप दिया। आखिरकार चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में हुई थी और मैं मुंबई में पहुंच से बाहर हूं। साल के अंत में मैं विजय शर्मा को उनकी कड़ी मेहनत के लिए इनाम के तौर पर कुछ पैसे दूंगा। ये भी विजय शर्मा की पहल थी कि चूंकि राजेश कपूर चेन्नई में नहीं है, इसलिए वे स्वयं इसकी देखभाल में मदद करेंगे। उस आदमी का उपनाम ज़ेक था और राजेश कपूर उसे अंकल ज़ेक कहकर बुलाते थे। लाओ ज़ेक कृतज्ञता से भर गया और बोला, युवक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। राजेश मुस्कुराया और बोला, अब जब मैं पिता बन गया हूं, तो मैं कुछ चीज़ों से जुड़ाव महसूस कर सकता हूं, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूं। लाओ तसेंग ने इसका गहराई से अनुभव किया है। उन्होंने दान कार्य से शुरुआत नहीं की थी। विजय शर्मा ने कहा, मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि वे सीधे औद्योगिक और वाणिज्यिक पंजीकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जिससे हमें स्वयं यात्रा करने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लाओ ज़ेंग ने कहा कि कार्यालय इतना बड़ा होना आवश्यक नहीं है, 600 वर्ग मीटर पर्याप्त होगा। हम बाकी को अस्थायी रूप से किराए पर दे सकते हैं। क्योंकि यह आपका है, इसलिए इसकी कीमत दूसरों की तुलना में सस्ती हो सकती है। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, मैं लीजिंग का ध्यान रखूंगा। मैं दशकों से चेन्नई में हूं और बहुत से लोगों को जानता हूं। बस इंतज़ार कीजिए, एक बार जब मैं ये बात कह दूंगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसके लिए होड़ लगा देंगे। हम किराए के पैसे का उपयोग दान के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ है। रात, विजय शर्मा ने दिखावा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कार्यस्थल पर व्हाट्सएप पर अपने मित्रों की एक सूची पोस्ट की। किराए के लिए R&F प्लाजा के बिल्डिंग ए में लगभग 1000 वर्ग मीटर। मेरे दामाद ने एक कार्यालय भवन की पूरी मंजिल खरीदी, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसका केवल आधा ही उपयोग कर सकता हूँ।
हमारा अपना कार्यालय भवन, कीमत निश्चित रूप से बाहर की तुलना में अधिक अनुकूल है। पहले आओ पहले पाओ। 9 वर्गाकार ग्रिड में पहले 3 वर्ग वीडियो शूटिंग के हैं। अंतिम 6 पृष्ठ क्रय अनुबंध हैं, जिनमें नाम और अनुबंध संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अंकित होती है। कीमत भी धुंधली है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह 880 मिलियन है। लेकिन 1600 वर्ग मीटर क्षेत्र का उपचार नहीं किया गया। इसके अलावा संपत्ति अधिकार संबंधी दस्तावेज आदि भी प्राप्त किए गए हैं। संदेश भेजने के बाद विजय शर्मा अपने फोन को घूरने लगे। निश्चित रूप से 2 मिनट के भीतर ही अनगिनत टिप्पणियां, लाइक और निजी संदेश आने लगे। जब लता शर्मा बाथरूम से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वह मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे हैं। आप किस पर हंस रहे हो? विजय शर्मा ने इसे गुप्त रखा। मेरा व्हाट्सएप चेक करें। यद्यपि यह एक कार्य संख्या है, फिर भी मेरी पत्नी को इसे जोड़ना होगा। लता शर्मा ने जिज्ञासावश अपने मित्रों का समूह खोला और जो कुछ देखा उसे देखकर हंस पड़ी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी दिखावा कर सकते हो। विजय शर्मा ने अपने होंठ चटकाए। एक तो मैंने काम पूरा कर लिया। दूसरे, मैंने अपने दामाद को दिखावा किया। तीसरे, मैंने किसी को नाराज कर दिया। लता शर्मा ने पूछा, कौन? विजय शर्मा ने चैट रिकॉर्ड निकाला और लता शर्मा ने सामान्य सामग्री पढ़ी। लोहित भसीन के पिता ने दावा किया कि फू योन का दामाद बहुत बढ़िया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह R&F प्लाजा में कार्यालय भवन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहे थे। किराया बराबर बराबर बांटा जाता है और हर कोई एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना अपना अपना काम करता है। हालांकि यह मामला कभी सुलझा नहीं। लता शर्मा ने ठंडी आवाज में विजय शर्मा को चेतावनी दी, लू परिवार को इसमें मत घसीटो, ये भयानक है। विजय शर्मा ने आंखें घुमाईं। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? जैसे ही मैंने संदेश भेजा, कई लोगों ने मुझे निजी संदेश भेजे। मैंने अभी भी कई कॉल का जवाब नहीं दिया है और लू नाम का एक व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। तभी लता शर्मा संतुष्ट हुईं। ये निर्णय आपको करना है। विजय शर्मा ने आश्वासन दिया, मैं इसका ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। वास्तव में उनके मन में पहले से ही एक उम्मीदवार था। बेशक यह एक दीर्घकालिक साझेदार है जिसके साथ आप सहयोग करते हैं। जहां तक कीमत की बात है तो मैंने राजेश के साथ सबसे कम कीमत पर पहले ही बातचीत कर ली थी। चेन्नई एक उत्कृष्ट प्रथम श्रेणी का शहर है और यह बात सभी जानते हैं। R&F प्लाजा के बाद आसपास का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो गया है और इसमें प्रशंसा की काफ़ी गुंजाइश है। इसलिए सबसे कम कीमत 70 प्रति वर्ग मीटर है। आप पहले कुछ महीनों के लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं और फिर नवीनीकरण पूरा होने के बाद लागत की गणना कर सकते हैं। ये मित्रता द्वारा दी गई शर्तें हैं। विजय शर्मा लोहित भसीन के पिता के फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। तभी लोहित भसीन के पिता का फ़ोन आया। विजय शर्मा ने हंसते हुए कहा, एक फ़ोन आया है। लता शर्मा ने उसकी ओर देखा और उसे सावधान रहने को कहा। अरे मिस्टर लू, हाँ ये सही है। क्या आप इसे किराए पर लेना चाहते हैं? अच्छा, मैं पूछता हूँ, आप कितना देने को तैयार हैं? 50 प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत कम है। ये कम से कम 90 होना चाहिए। मैं पहले से ही बहुत कम कीमत की पेशकश कर रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे कनेक्शन हैं। बस चारों ओर पूछें और आप देखेंगे कि क्या आपको ये 50 प्रति वर्ग मीटर में मिल सकता है। ठीक है, तुम इसके बारे में सोचो, मैं सोने जा रहा हूँ। फ़ोन रखते ही विजय शर्मा ने व्यंग्य किया, क्या सपना है। अगर उसे 51 वर्ग मीटर जगह दी जाए तो वह उसे क्यों नहीं ले लेगा। वह बहुत शानदार है। इसके बाद विजय शर्मा ने कई ग्राहकों से संपर्क किया जो एक दूसरे को जानते थे। अंततः कीमत को $75 पर ला दिया गया, जो कि न्यूनतम कीमत से $5 अधिक थी। विजय शर्मा ने तुरंत अपने मोमेंट्स पर एक संदेश पोस्ट किया, ये पहले से ही किराए पर दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 सेकंड से भी कम समय में श्री लू ने फिर फ़ोन किया। विजय शर्मा ने उन्हें सीधे तौर पर बताया कि दूसरा पक्ष उनका पुराना व्यापारिक साझेदार है जिसके साथ वे कई वर्षों से सहयोग कर रहे हैं। इस मजबूत रिश्ते के कारण उन्होंने कीमत 70 तक भी कम नहीं की। वह ये कैसे सोच सकता है कि मैं उसे यह मकान सिर्फ इसलिए किराए पर दे दूंगी क्योंकि मैं 50 साल की हूँ। उस रात विजय शर्मा मुंह खोलकर सोए। दूसरा पहलू, राजेश बच्चों को कहानियां सुना रहा है। तंबू का मामला संयोगवश उल्लेखित हुआ। बच्चों को चित्र पुस्तक में दिखाए गए तंबू में बहुत रुचि थी।
पिताजी, हम तंबू में सो सकते हैं, है ना? हाँ। क्या तंबू के अंदर ठंड होगी? नहीं। तो फिर हम एक तंबू क्यों नहीं खरीदते और बाहर क्यों नहीं सोते? राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, बाहर ठंड है, ऐसा क्यों न किया जाए? घर के अंदर तंबू लगाने के बारे में क्या ख्याल है? बच्चों को लगा कि बाहर टेंट लगाना मज़ेदार होगा। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा। फिर रात को उनके सो जाने तक प्रतीक्षा करें और उन्हें वापस बिस्तर पर ले आएं। मीरा शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मुझे याद है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक जगह है जहाँ आउटडोर उपकरण मिलते हैं। हम वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, तो फिर पिताजी को कल ही एक बड़ा सा टेंट खरीद लेना चाहिए और हम सब उसमें सो सकते हैं, ठीक है? बच्चों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। तो चलो अब सो जाओ, ठीक है? अच्छा। राजेश कपूर बच्चों को नहलाने ले गए और उन्हें उनके पालने में सुला दिया। दंपति ने प्रत्येक बच्चे को शुभरात्रि का चुंबन दिया। शुभ रात्रि मेरे बच्चों। शुभ रात्रि पिताजी। शुभ रात्रि माँ। मीरा शर्मा ने जम्हाई ली और राजेश कपूर की बाहों में लेट गईं। शुभ रात्रि पति। राजेश कपूर ने उसका माथा चूमा। शुभ रात्रि मेरी प्यारी। अगले दिन जैसे ही बच्चे जागे, उन्होंने तंबू के बारे में सोचा। ठीक है, पिताजी जल्द ही बाहर जाकर इसे खरीद लेंगे। नाश्ते के बाद राजेश टेंट खरीदने चला गया। निश्चित रूप से पास में ही एक दुकान थी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ आउटडोर उपकरण बेचती थी। जब राजेश कपूर ने टेंट की आवश्यकता बताई तो बॉस ने उन्हें 3 विकल्प दिए, मध्यम, ऊंचा और नीचा। अंत में राजेश कपूर ने एक तंबू चुना जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये थी और जिसमें 10 लोग रह सकते थे। ये 4.5 मीटर लंबा, 3.2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, जिसमें मध्यम बारिश से बचाव के लिए दोहरी परतें हैं। यहाँ ढेर सारे उपहार हैं, जिनमें 2 टेबलवेयर स्टोरेज बैग और 2 सौर बहुकार्य बैटरी लैंप शामिल हैं। उपकरण जैसे इंजीनियरिंग फावड़ा, झूला, जमीन पर लगाने वाली कीलें, पवन रस्सियाँ, तय करने वाली बाल्टियाँ आदि। इसके अलावा यहाँ फुलाने योग्य तकिए और फुलाने योग्य गद्दे भी उपलब्ध हैं। मुझे 8 टिन फॉइल नमीरोधी पैड मिले तथा अतिरिक्त पैड मैंने स्वयं खरीदे। राजेश कपूर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बॉस ने उनकी जगह डबल स्लीपिंग बैग रख दिया और बाकी सभी सिंगल स्लीपिंग बैग थे। बॉस मुस्कुराए और पूछा, क्या आप पोर्टेबल शौचालय चाहेंगे? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मुझे देखने दो। जब बॉस ने इसे स्वयं ले लिया और इसका प्रदर्शन किया, तो राजेश ने तुरंत इसे खरीदने का निर्णय ले लिया। अगर हम कैंपिंग कर रहे हैं तो हमें बारबेक्यू ज़रूर करना चाहिए। बारबेक्यू बहुत मज़ेदार है। ये कैंपिंग का सबसे बड़ा आनंद है। मैं यहाँ ग्रिल और चारकोल बेचता हूँ। मैं आपके लिए प्लेसमेट भी तैयार कर सकता हूँ। अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास कुर्सियाँ और एक शामियाना भी है। राजेश कपूर मूलतः बच्चों के साथ खेलने के लिए घर के आंगन या घर के अंदर ही तंबू लगा लेते थे। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसके अलावा कल और परसों मौसम अच्छा रहेगा, जो कैंपिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त है। पिछली बार हमने कहा था कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ते में ग्रामीण इलाकों में चले गए। इस बार यह एक अवसर है। सामान का निरीक्षण करने के बाद राजेश कपूर ने बॉस से कहा, ठीक है, कृपया मुझे ये सब चीज़ें तैयार करने में मदद करें। बॉस तुरंत मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं आपके लिए सामान ट्रंक में रखवा देता हूँ। राजेश पूरा सामान लेकर घर वापस आया। घोषणा की गई कि 2 दिन में मौसम ठीक होने के बाद हम कैंपिंग पर जाएंगे। इस बार उन्होंने कुल 3 टेंट खरीदे। कैंपिंग के समय 2 शीर्ष वाले टेंट का उपयोग किया जाता है। अंतिम तंबू घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है और इसमें 5 से 6 लोग रह सकते हैं। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने लिविंग रूम में सोफा रखा और सामान निकाला। बेबी, दूर खड़े हो जाओ। यहाँ बहुत सी नुकीली चीज़ें हैं। ध्यान रखना कि चोट न लगे। प्रिय, मैं इसे स्थापित कर दूंगा, तुम बस बच्चों के साथ एक तरफ खड़े रहो। मीरा शर्मा जल्दी से बच्चों को एक तरफ ले गईं। प्रिय, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? राजेश कपूर ने निर्देश पढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ये काम स्वयं कर सकता हूँ। स्थिति वास्तव में काफ़ी सरल है। राजेश को इसे स्थापित करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मीरा शर्मा बच्चों को ऊपर ले गईं। चलो, छोटे तकिए ले आते हैं और लिविंग रूम में लगे टैंक में सो जाते हैं, ठीक है? बच्चे ऊपर की ओर भागे।
मीरा शर्मा पीछे से चिल्लाई, सावधान रहो बच्चों। बच्चों ने अपने छोटे तकिए पकड़े हुए थे और मीरा शर्मा ने अपने छोटे कंबल पकड़े हुए थे। मीरा शर्मा ने चेतावनी दी, सीढ़ियों पर ध्यान रखना वरना गिर जाओगे। यदि आप इसे स्वयं नहीं उठा सकते तो अपनी माँ से कह सकते हैं और वह आपकी मदद करेंगी। उनमें से रिया सबसे प्रिय है। रिया को तकिया पकड़ने में संघर्ष करते देख मीरा शर्मा ने हाथ बढ़ाया और कहा, बेबी चलो मैं तुम्हें तकिया पकड़ने में मदद करती हूँ। कैसा रहेगा? रिया ने सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं मम्मी, मैं खुद कर सकती हूँ। रिया सावधानी से अपने आप से बातें करते हुए नीचे चली गई। माँ के पास पहले से ही बहुत सारा सामान है, बच्चे तुम माँ को और अधिक सामान नहीं दे सकते। कोई बात नहीं बेबी, बेबी कर सकता है। मीरा शर्मा को राहत भी मिली और वे भावुक भी हुईं। राजेश कपूर की तरफ नमीरोधी टिन फॉयल लगा दिया गया है। फिर उस पर रजाई डालो और फिर उस पर कंबल डालो। बच्चे बाहर कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रत्येक के हाथ में एक छोटा तकिया था। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। जैसे ही राजेश कपूर ने बोलना समाप्त किया, बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। अवचेतन रूप से वे अभी भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और अवचेतन रूप से एक दूसरे की रक्षा करेंगे। कभी कभी वे एक दूसरे से झगड़ते और मारपीट भी करते। थोड़े से समझाने बुझाने के बाद उनमें सुलह हो गई और उनकी भावनाएं अभी भी काफ़ी गहरी हैं। राजेश कपूर ने ताली बजाई, बच्चों पहले हमारे तकिए अपनी जगह पर रख दो और फिर मम्मी को रजाई अपनी जगह पर रखने दो। चलो ये सब खत्म करने के बाद खेलते हैं। मीरा शर्मा ने रजाई और तकिया ठीक किया और राजेश कपूर के साथ अंदर चली गईं। बच्चे तंबू में उछल रहे थे और चिल्ला रहे थे, वे बहुत खुश थे। मीरा शर्मा तंबू में लेटी हुई थीं और पुरानी बातें याद करते हुए बोली, आखिरी बार मैंने तंबू का इस्तेमाल तब किया था जब मैं दोस्तों के साथ विदेश में कैंपिंग करने गई थी। राजेश कपूर ने कहा, पिछली बार जब मैं शिविर में गया था तो वह भी स्कूल द्वारा ही आयोजित किया गया था, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था। अप्रत्याशित रूप से अब वे बच्चों के माता पिता हैं। बच्चों की ऊर्जा अक्षय है। कुछ देर उनके साथ खेलने के बाद मीरा शर्मा को लगा कि उनकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है। पतिदेव, आप उनके साथ खेलिए, मैं थोड़ा आराम करूंगी। कुछ देर तक बच्चों के साथ खेलने के बाद राजेश ने कहा, खिलौने तंबू में ले आओ ताकि हम साथ खेल सकें। ठीक है। जब बच्चों के पास खिलौने होंगे तो उनका ध्यान भटकेगा, वे ब्रेक भी ले सकते हैं। दोपहर हो गई थी और राजेश कपूर खाना बनाने चले गए। मीरा शर्मा को पता ही नहीं चला कि वह तंबू में सो गई। जब लता शर्मा और विजय शर्मा घर लौटे तो घर में तंबू देखकर दंग रह गए। बच्चे बाहर भागे और उन्हें तंबू में खींच लिया गया। दादाजी, ये तंबू बहुत मज़ेदार है। यह एक छोटे से घर जैसा है। यह जिपर बंद हो सकता है ताकि हम बाहर न निकल सकें। पिताजी ने एक ऐसी लाइट लगाई है जिसे जलाया जा सकता है। हम रात को यहाँ सो सकते हैं। लता शर्मा ने उसे देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बच्चों को ये पसंद आया? मुझे ये बहुत पसंद है। पिताजी सबसे अच्छे हैं। विजय शर्मा ने मीरा शर्मा को सोते हुए देखा और उसे जगाया, मीरा उठो और यहाँ मत सो, अपने कमरे में वापस जाओ। मीरा शर्मा ने जम्हाई ली, क्या मैं सो गई थी? लता शर्मा मुस्कुराई और बोली, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं रसोई में जाऊंगी। रसोई में पहुंचकर मीरा शर्मा ने पूछा, प्रिय, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? पालक को गर्म पानी में धोएं ताकि इसका स्वाद कड़वा ना हो। ओह, राजेश जब भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं तो उसमें पालक के पत्ते होते हैं। पालक के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि बच्चे उन्हें चम्मच से खा सकें। राजेश हर दिन बच्चों के लिए अलग अलग तरह का खाना पकाते हैं। उन्हें पर्याप्त भोजन और संतुलित आहार लेने दें। राजेश अच्छा खाना बनाता है और बच्चे सब कुछ खा लेते हैं तथा खाने में बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते। राजेश कपूर ने आखिरी व्यंजन पकाना समाप्त किया और कहा, चलो खाना खाते हैं। मीरा शर्मा अपने माता पिता को खाने के लिए बुलाने गईं और बच्चों को हाथ धुलवाने ले गईं। लता शर्मा ने बच्चों के भोजन पर एक नज़र डाली और अपने दामाद की विचारशीलता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। रात के खाने के बाद बच्चे धैर्यपूर्वक मीरा शर्मा द्वारा ठंडे तौलिए से अपना मुंह पोंछने का इंतजार करते रहे। दादा दादा, एक एक करके वे खेलने के लिए तंबू की ओर दौड़े। राजेश कपूर ने पूछा, पापा, मम्मी, क्या आप आजकल फ्री हैं?
हम सब मिलकर कैंपिंग करने जा रहे हैं। मैंने टेंट खरीद लिया है। लता शर्मा ने जैसे ही यह सुना, उनकी रुचि जागृत हो गई। मैं इन दिनों व्यस्त हूँ। तुम अपने अंकल अन और उनके परिवार को क्यों नहीं बुलाते? ज्यादा लोगों के आने से माहौल ज्यादा रौनक भरा हो जाएगा। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, मैं बाद में दुकान जाकर एक टेंट खरीद लूंगा। दोपहर के समय मीरा शर्मा बच्चों को कहानियां सुना रही थी, जबकि राजेश दूसरा टेंट खरीदने के लिए दुकान पर चला गया। जैसे ही वे घर पहुंचे, चारों बच्चे पागल हो गए। वे सब दौड़कर आए, जिससे राजेश कपूर चौंक गए। क्या हुआ? उसने मीरा शर्मा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी, और मैंने कहा कि मैं टेंट खरीदने गई थी। वैसे मैंने कैंपिंग ट्रिप का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी झपकी छोड़ दी है और कैंपिंग पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह ऐसा ही है। राजेश कपूर नीचे बैठ गए और बोले, हम कल चलेंगे। अब हमें सो जाना चाहिए। बच्चों को इस बारे में मीरा शर्मा से जानकारी मिली। कैंपिंग से आप तितलियां और कीड़े पकड़ सकते हैं, जो बहुत मज़ेदार है। ये सुनकर वे इतने ईर्ष्यालु हो गए कि उन्हें नींद ही नहीं आई। तनु ने उसका हाथ खींचा और कहा, पापा, लेकिन हम जल्दी खेलने जाना चाहते हैं। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। तनु आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैं आपको मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे जल्दी से खेलने के लिए बाहर ले चलो। मीरा शर्मा, विहू ने जल्दी से कहा, पिताजी, हम ठीक रहेंगे। चलिए। अवि हौंफते हुए बोला, अवि मछलियाँ और पक्षी पकड़ने जाना चाहता है। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा। मीरा शर्मा ने मासूमियत से कहा, हम पहले भी पकड़े गए थे जब हम कैंपिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शांत रिया भी इस समय चिंतित हो गई। पिताजी, आप कार चलाइए। चलो कार में सोते हैं। ठीक है। राजेश अपने माता पिता का समर्थन करता है। माता पिता बनना कभी कभी काफ़ी संघर्षपूर्ण हो सकता है। मैं बच्चों को अस्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उन्हें कोई लाभ मिले। अंत में राजेश ने बहुत गंभीरता से कहा, ठीक है, इस बार पिताजी सहमत हैं। बच्चे तुरंत खुशी से नाच उठे। हाँ। सभी इंद्रधनुषी पादें आकाश में उड़ गईं। राजेश अविचलित रहा, उसका चेहरा अभी भी बहुत गंभीर था। बस कार में सो जाओ, और जब तुम्हारे माता पिता सामान पैक कर लेंगे तो हम तुम्हें जगा देंगे। तुम्हें झपकी लेनी होगी, ठीक है? वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे। बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया। मीरा शर्मा लता शर्मा और उनके पति को बुलाने के लिए ऊपर गईं और उन्होंने प्रिया को भी बुलाया। राजेश कपूर ने उनसे अपना सामान पैक करने और ले जाने को कहा, जबकि वह स्वयं बारबेक्यू की सामग्री खरीदने के लिए सुपरमार्केट चले गए। राजेश कपूर ने बारबेक्यू सामग्री और बारबेक्यू सब्जियां खरीदी। उदाहरण के लिए फूल गोभी, ऑयस्टर मशरूम आदि। मैंने कुछ जो है या आलू के चिप्स और अन्य चीजें भी खरीदी। खैर, उसने वह सब कुछ खरीद लिया जिसके बारे में वह सोच सकता था।